हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। सो वेरी गुड मॉर्निंग तनीषा, प्रीति, सुजीत। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फटाफट से कनेक्ट हो जाइए और मुझे बताइए कि ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है या नहीं है। उसके बाद हम अपनी आज की क्लास है वो शुरू करेंगे बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हो गए सब लोग कनेक्ट अच्छे से? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, ऑल ओके, गुड 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 गुड। चलिए बेटा शुरू करते हैं बेसिकली अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जानेंगे, उसके बाद किस तरीके से हम उसे पढ़ेंगे, आपको क्या क्या करना है, सारी चीजें डिटेल में बातें करेंगे। डीपीपी कैसे सॉल्व करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, सारी चीजें हम डिटेल में चर्चाएं करेंगे। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करना, कमेंट नीचे करना। ठीक है, फाइन बेटा, फाइन 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 फाइन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे भाई ये सब बातें बाद में, ये सब बातें बाद में, क्लास के बीच में कोई जर्नल क्वेश्चन नहीं बेटा इस टाइप का। ठीक है, ये सब बातें बाद में, जब मैं आपको बोलूं कि कोई डाउट पूछो, डाउट है तो पहले आप क्लास रिलेटेड डाउट पूछो, अदरवाइज उसके बाद में अगर आपको कुछ और पूछना है तो वो क्लास के एंड में पूछो बेटा। ठीक है, इस तरीके से ही चलना है। ओके, चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है स्टीरियो केमिस्ट्री का। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक के सिलेबस के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या क्या चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस किसका बेटा, ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक में बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना होता है और किस किस तरीके से, किस किस अप्रोच से हमें पढ़ना होता है। ठीक है, किस किस तरीके से और किस किस अप्रोच से पढ़ना होता है। एकदम शांति से सब लोग सुनेंगे, बिल्कुल आराम से। और देखो अपने साथ ना पेन और नोटबुक है ना वो लेके बैठा करो। जो बच्चे नोट साथ साथ बनाते हैं, बाद में बनाते हैं, वो आपका खुद का कॉल है कि आप किस तरीके से बनाते हो, वो आपके खुद के ऊपर है। कई लोग साथ साथ बनाते हैं, कई लोग क्लास के बाद बनाते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। बट पेन नोटबुक मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, हर एक चीज टीचर के लिए बोर्ड पे लिखना मतलब इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो थ्योरेटिकल नहीं, कंसेप्चुअल टीचिंग मैं करती हूँ जनरली। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हो, मान लो कि हाँ ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है या फिर मैं ये भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, तो बेटा वो नोटबुक में लिख लिया करो, अपने वर्ड्स में लिख लिया करो, हिंदी में लिख लिया करो, ताकि तब आप उसको रिवाइज करो तो एकदम रिकॉल करो, अच्छा ये वाला टर्म था इस वजह से, तो और बहुत ईजी हो जाए आपके लिए रिविजन। तो एक चीज मैं आपको पहले से बता रही हूँ, जब भी आपकी कोई भी क्लास हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की क्लास ही क्यों ना हो, पेन नोटबुक लेके एकदम साथ में बैठा करो, ताकि जो चीज आपको लगे कि हाँ मैं ये भूल सकती हूँ या भूल सकता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसको साथ ही साथ में बेटा वहीं पे नोट करो। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक में बात करें तो बेटा हमारी CSIR नेट के लिए जो हम अपनी ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, और कई बच्चों का डाउट होता है कि मैम अगर हम CSIR नेट की तैयारी करें तो क्या हमें गेट की तैयारी अलग से करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं बेटा, कंसेप्ट सेम है, सिलेबस सेम है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये सिलेबस सीख लिया तो आपकी गेट की भी प्रिपरेशन बिल्कुल साथ साथ हो रही है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे बेटा हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC पढ़ना होता है, ठीक है, स्टीरियो पढ़ना होता है, और एक पढ़ना होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ये होता है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म। तो बेटा ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम नाम देते हैं बेसिक टूल्स का। अब इनको मैंने यहाँ पे बेसिक टूल्स क्यों बोला, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भर भर के पेपर में नहीं आते हैं, बट इनके बिना हम ऑर्गेनिक सीख ही नहीं सकते, इनके बिना हम ऑर्गेनिक सीख ही नहीं सकते। जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो घर में नीचे सबसे पहले उसका बेस तैयार करते हैं ना, तभी जाके हम उसमें फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर प्रिपेयर करते हैं, तभी वो घर बहुत अच्छा हमें दिखाई देता है। इसी तरीके से ये जो GOC स्टीरियो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो टूल्स है। रिएक्शन मैकेनिज्म से अच्छे खासे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं,
जीओसी का 1-2 क्वेश्चन, स्टीरियो का 1-2 क्वेश्चन बेटा ऐसे हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा 30 नंबर का आ गया, 20 नंबर का आ गया, 22 नंबर का आ गया। नो, 8 से 10 नंबर आप बोल सकते हो इसको। स्टीरियो को 8 से 10 नंबर दूंगी मैं, जीओसी को मैं 4 से 6 नंबर में कंसीडर करूंगी यहाँ पे फॉर CSIR नेट। तो यानी कि बेटा ये टूल्स है, बट ये ऐसे टॉपिक है कि तुम जिनको छोड़ भी नहीं सकते। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो इनको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं कि नहीं नहीं इनसे तो आता ही नहीं है, 3 टॉपिक बेटा हम छोड़ देते हैं। जैसे हम कोई टॉपिक हमें दूसरे सब्जेक्ट का नहीं आता है तो हम उसको छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, ये नहीं आ रहा तो हम दूसरा कर लेते हैं, उससे तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बट यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते। हर एक चीज बेटा इंटरकनेक्टेड होगी, हर एक चीज आपको ध्यान में रखना है। इफ यू वॉन्ट टू डू द मास्टर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई मीन कि अगर आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना चाहते हो तो डे 1 से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फिर डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो ये 3 बेसिक टूल्स है बेटा। जीओसी आपकी चल रही होगी, है ना, जीओसी आपकी हो गई होगी ऑलमोस्ट या फिर अबाउट टू कंप्लीशन होगी। अब स्टीरियो मुझे आज की क्लास में शुरू करना है। आफ्टर दैट स्टीरियो आई विल स्टार्ट द रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, मैं रिएक्शन मैकेनिज्म को शुरू करूंगी। उसके बाद में बेटा हमारे पास में यहाँ पे आएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे कवर करना है नेम रिएक्शन को। ठीक है, और फिर हम कवर करेंगे रिएजेंट्स को। ठीक है, फिर हम कवर करेंगे रिएजेंट्स को। और आफ्टर दैट द पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री। तो ये जो पोर्शन है वो मुझे आपका कराना है। अब देखो यहां से ये हमारे बेसिक टूल्स थे जिनमें ऐसा 20 नंबर 22 नंबर ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। बट यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को मिला के लगभग आपका 20 से 22 नंबर का मामला। मैं यहाँ पे एवरेज लेके चल रही हूँ। एवरेज कितना, एवरेज कैसे बेटा कि जब तक मतलब 2010 से 2023 तक जितने जितने नंबर का यहाँ से पेपर पूछा गया उसको मैंने एवरेज ले लिया। तो 20 से 22 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है बेटा। नेम रिएक्शन आपका लगभग आप मान के चलो ये भी आपका 20 to 22। रिएजेंट है लगभग आपका मान के चलो ये 25 नंबर का। पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री लगभग आप मान के चलो 15 से 18 नंबर का। मतलब ये यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से बनती है। स्टीरियो आप लगभग आप मान के चलो मैक्स टू मैक्सिमम 8 से 10 नंबर का। जीओसी 6 से 8 नंबर का। रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो बेटा जो हमारा CSIR नेट का मेजर पोर्शन है ना वो इधर वाला है। इस रिएक्शन मैकेनिज्म को भी मैं यही लिख देती हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, ये एक साथ 20 से 22 नंबर का। तो ये है हमारा मेजर पोर्शन जहां से हमारा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, जहां से CSIR नेट है वो ज्यादा वेटेज रखता है, इन वाले 4 टॉपिक से ज्यादा वेटेज रखता है बेटा। बट इसका मतलब ये नहीं कि जीओसी और स्टीरियो हमें आनी ही नहीं चाहिए। अगर हमें जीओसी और स्टीरियो नहीं आएगी तो बाद का पोर्शन हमें नहीं आएगा बेटा। ये एक ऐसा पोर्शन है रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट, नेम रिएक्शन और रिएजेंट, जहां पे हमें मोस्ट कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिएगी बेटा। ऐसा नहीं है 5 क्वेश्चन रट लिए और उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, नहीं। यहां से हमें मोस्ट कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए कि वी हैव टू लर्न द कंसेप्ट, वी हैव टू लर्न हाउ टू डू द रिएक्शंस। ये जो टॉपिक्स है वो आपके कंसेप्चुअल नॉलेज के बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहले ही आपको बता रही हूं, अगर आप क्लास में बैठ रहे हो तो बहुत अच्छे से लर्निंग की हमें कंसेप्ट सीखना है, लर्निंग के तरीके से उसमें बैठना है बेटा। जीओसी इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट, जीओसी इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट्स, यानी कि जो हमारी पूरी की पूरी रिएक्शंस में काम आएंगे, यानी कि सारे के सारे चैप्टर्स में काम आएंगे। जीओसी इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट्स। ठीक है, अगर आपने उसके कंसेप्ट सीख लिए ना, रटने की जरूरत ही नहीं है। ऑर्गेनिक में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है अगर यू नो द कंसेप्ट। बट हाँ, एक नेम रिएक्शन है जिसमें बस आपको थोड़ा सा रिएक्शंस का ध्यान रखना है, बट वो रिएक्शंस भी आपको विद कंसेप्ट बहुत इजीली याद हो जाएंगे बेटा। अब बात आती है हमारी स्टीरियो की, तो स्टीरियो थोड़ा सा इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है। दिस इज द बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन हमारा अनलिमिटेड होता है बेटा। कोई भी अपने दिमाग में किसी तरीके से भी इमेजिनेशन है वो कर सकता है। तो थोड़ा सा इस टॉपिक को हम इस तरीके से लेके चलेंगे कि बिल्कुल सॉर्टेड रहे हमारे लिए और हम सब लोग जनरली बहुत अच्छे से स्टीरियो को समझ पाए। तो आई जस्ट ट्राई कि मतलब बहुत अच्छे से कि ताकि आप लोग थोड़ा सा, मैंने मतलब खुद से
छोटे बहुत ट्रिक से, या फिर अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से इमेजिन करके कि हम बहुत इजीली उस मॉलिक्यूल को ऑनलाइन में थोड़ा सा इमेजिन कर पाए, तो आई विल ट्राई कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी स्टीरियो को। देखो स्टीरियो में हम रिएक्शंस की स्टीरियो के बारे में ध्यान रखते हैं कि उसकी स्टीरियो कैसी होगी। अब स्टीरियो का मतलब क्या होता है बेटा? स्टीरियो का मतलब होता है 3D इमेजिनेशन, या हम कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा CH4। अब CH4 तो सबको पता है कि CH4 मैम कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब स्टीरियो केमिस्ट्री का काम क्या है बेटा? उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा 3D में इमेजिन करना कि वो जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो 3D में कैसा होगा, है ना। या फिर कोई और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जैसे अल्कोहल हो गए, एल्डिहाइड हो गए, या फिर कोई और sp3 कार्बन हो गए, वो 3D में किस तरीके का स्ट्रक्चर अरेंज करता है, या फिर उसकी केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होती हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं अपने स्टीरियो केमिस्ट्री में। तो ये हल्का सा इंट्रोडक्शन अबाउट योर सिलेबस, ठीक है। तो हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने सिलेबस का। अब हम शुरू करते हैं बेटा अपना लेक्चर। सो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज आवर लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे कोई रिकैप नहीं है हमारे पिछले वाले चैप्टर का, तो ये लेक्चर नंबर 1 है। उसके बाद में देखें तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा? हल्का सा इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टीरियो केमिस्ट्री, यानी कि यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हम पढ़ेंगे। मैम ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल से हम लोग क्या समझते हैं, हमें समझ नहीं आया तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं समझाऊंगी आपको इस लेक्चर में। उसके बाद में वेजडेस रिप्रेजेंटेशन, फिशर रिप्रेजेंटेशन, सोहर्स एंड द न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। अब ये हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं बेटा? देखो यहां से हमें कोई CSIR नेट ये नहीं बोलेगा कि आप इसे वेजडेस से फिशर में कन्वर्ट कर दो, नहीं। क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा हमारे पास में कि आप इसको हमें कन्वर्ट करके दिखा दो। क्वेश्चन कैसे आएगा? उसमें हमें इन रिप्रेजेंटेशंस की पूरे की पूरी केमिस्ट्री में हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा बेसिक है बेटा। तो बेसिक है, तो बेसिक के हिसाब से हमें इन रिप्रेजेंटेशंस को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना। लिखा हुआ उतारने का टाइम दोगी ना मैम? देखो बेटा मैं आई विल ट्राई कि मतलब बहुत अच्छे से मैं आपको समझा के समझाऊंगी, स्लो भी समझाऊंगी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझाऊंगी और 2 मिनट तुम्हें लो भाई लिखो यहाँ पे टाइम दे रही हूं, नहीं। थोड़ा स्लो समझाऊंगी, उसमें आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा। ओके ओके, चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले रेडी हो, करे शुरू हम लोग। समझ में आया कि बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या नहीं पढ़ने वाले। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ बेटा, कई लोगों के देखो पूरा टॉपिक होने के बाद में ऐसी आदत होती है कि मैम रिपीट, पूरा टॉपिक हुआ खत्म हुआ फिर बोलेंगे रिपीट रिपीट। ऐसा नहीं करना है बेटा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट में दिक्कत है तो आप मुझे वही बता देना कि मैम थोड़ा सा स्लो, या फिर थोड़ा सा स्लो, या फिर अगर हम देखें कि मैम थोड़ा सा ये वाला रिपीट कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा टॉपिक हो गया और फिर आप लोग बोल रहे हो मैम रिपीट। वो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा और आपके लिए भी कन्वीनियंट नहीं होगा। आप लोग बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चे बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। तो कोशिश करना एकदम अच्छे से समझने की कि आपको पूरा पूरा समझ में आए। और मेरी आवाज आई थिंक समझ तो आ ही जाती है तुम्हें, है ना। जो बोलती हूँ वो तुम्हारे कानों तक आ ही जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक आप मुझसे तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें कि हमें समझ नहीं आता, या फिर क्लैरिटी नहीं है आवाज की, या फिर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। मेरे से आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बस अपने दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है और अच्छे से समझना है। जब समझ ही नहीं आएगा तो पूछेंगे ही ना मैम। हाँ हाँ, तो बेटा पूछोगे ना, तो जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही है उसको तभी बोल देना ना कि ये वाला एक बार दोबारा से रिपीट कर दो, दैट्स इट, ठीक है। इतना ही करना है अंजलि। ओके चलिए भाई शुरू करते हैं। देखो यहां से सबसे पहले एक हल्का सा इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टीरियो केमिस्ट्री जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो ये आप लोगों की कन्वीनियंट के लिए मैंने ये इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, बट इसका मतलब समझो। सबसे पहले ये स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या है बेटा? तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है कि द पार्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर इन द 3D डायमेंशन इज कॉल्ड एज द स्टीरियो केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेके चलूं बेटा, CH4 है और हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा है कि जो ये CH4 है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है बेटा? टेट्राहेड्रल, हम सबको पता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? टेट्राहेड्रल, हम सबको पता है।
और टेट्राहेड्रल को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो भी हम लिख देते हैं 10928, ठीक है। तो ये इसका बॉन्ड एंगल होता है, ये हम पढ़ के आए हैं बेटा। अब स्टीरियो केमिस्ट्री में बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ये जो टेट्राहेड्रल है वो एक्चुअली में 3D में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है वो हम डील करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे चारों के चारों एटम है वो एक ही प्लेन में लिख दिए, एक ही प्लेन में लिख दिए, कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं किए हैं। बट एक्चुअली में जो ये टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि 3 एटम तो आपके प्लेन में, एक एटम प्लेन के बाहर और एक एटम है वो प्लेन के अंदर। अब ग्रुप थ्योरी आप पढ़ के आए हो तो थोड़ा सा तो आपको आइडिया होगा ये अब और बिलो का, और अगर आइडिया नहीं है तो मैं जस्ट ट्रस्ट में सारी चीजें आपको अच्छे से आपको समझाऊंगी, किस तरीके से ये हमारा अबाव होता है, किस तरीके से हमारा ये बिलो होता है। अभी मैं जस्ट आपको एक बेसिक सा आइडिया दे रही हूं कि जो हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री है बेटा, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में हमें मॉलिक्यूल्स की 3D स्ट्रक्चर के बारे में डील करना होता है, मॉलिक्यूल की 3D स्ट्रक्चर के बारे में डील करना होता है, ठीक है ना। 3D मॉलिक्यूल्स की 3D स्ट्रक्चर के बारे में डील करना होता है और उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना होता है बेटा, उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। अब मैम हमें ये 3D स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, हमें यहाँ पे इन 3D स्ट्रक्चर्स की जरूरत क्यों पड़ी, तो देखो अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके चलूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH3 है, इधर CH है और यहाँ पे Br है, इधर क्या है CH2 है और यहाँ पे क्या है CH3। बेटा ये एक मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल का क्या नाम था, 2 ब्रोमो, दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है, दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और जब हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, जब हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया तो मुझे इस मॉलिक्यूल के ना यहाँ पे 2 आइसोमर्स मिले। और कैसे आइसोमर मिले, उन आइसोमर्स में इस Br की कोई पोजीशन चेंज नहीं थी बेटा, जब हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया इस Br की कोई पोजीशन चेंज नहीं थी। हमें यहाँ पे क्या ऑब्टेन हुआ, 2 आइसोमर्स ऑब्टेन हुए। अगर हमने इस स्ट्रक्चर को एज इट इज रखा तो हम उन 2 आइसोमर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, और अगर हमने इसके स्ट्रक्चर को 3D में इमेजिनेशन किया तो हम उस आइसोमर्स को इजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे। अभी के लिए आपको ना कोई 3D में इमेजिनेशन करना है, कुछ भी नहीं करना है, ना आपको अबव देखना है ना आपको बिलो देखना है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको 3D स्टीरियो केमिस्ट्री की एक डेफिनेशन समझाई है कि कोई भी चीज हम क्यों पढ़ते हैं बेटा, कैसे पढ़ते हैं और उसकी हमें नीड क्यों है। तो बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री हमें स्ट्रक्चर्स की 3D रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताती है, और 3D रिप्रेजेंटेशंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो हम मॉलिक्यूल्स को 2D में भी लिख रहे थे, एक प्लेन में भी लिख रहे थे, बट वहां से सारे फिनोमिनाज, सारे एक्सपेरिमेंटल फिनोमिनाज एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, है ना। सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल फिनोमिनाज एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। दैट्स व्हाई वी नीड द 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई हम स्टडी करते हैं बेटा स्टीरियो केमिस्ट्री को। क्यों, क्योंकि जब हम बात करें अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टोटली आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड होती है बेटा। हम जो रिसर्च करते हैं या फिर हमारी मेडिकल इंडस्ट्री है तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज करती है। तो एक आइसोमर अगर चेंज हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी एक्ट करने की प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल रिएक्शन सारी की सारी चेंज हो जाती है। तो यानी कि फर्दर फ्यूचर के लिए हमें उन मॉलिक्यूल्स के 3D स्ट्रक्चर्स की जरूरत थी। तो ये हल्का सा इंट्रोडक्शन अबाउट योर टॉपिक समझ में आया है नहीं आया, थोड़ा सा आपको आइडिया लगा कि हम स्टीरियो केमिस्ट्री जो आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री उसकी नीड क्या है, और स्टीरियो केमिस्ट्री है वो बेसिकली किस चीज को रिलेट करती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ एक बार बताइए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। जल्दी बोलिए एक बार फटाफट। यहाँ पे आपको कोई 3D स्ट्रक्चर नहीं देखना है क्योंकि अभी तक मैंने आपको कुछ समझाया ही नहीं है। जब समझाऊं तब हम इन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। अभी तो बस आप ये बताइए कि आपको ये बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुई या नहीं हुई। फटाफट कमेंट करके बता दो बेटा, जल्दी फटाफट कमेंट करके बता दो, यस और नो। क्लियर, फास्ट तो नहीं है ना, स्पीड ठीक है।
क्या हुआ सुजीत, क्यों नो नो कर रहे हो बेटा? ओके ठीक है, क्लियर, ओके गुड। देखो बेटा, अब देखो यहाँ पे इस स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स है उनकी रिप्रेजेंटेशन हमें पढ़नी पड़ेगी। मॉलिक्यूल्स की रिप्रेजेंटेशन हमें देखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि कोई मॉलिक्यूल अगर हम देखें हमें ऐसे लिख देते हैं, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, किसी को बेटा ऐसे लिख देते हैं CHO हाइड्रोजन OH CH2OH, इस तरीके से लिख देते हैं। किसी को बेटा ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा बचपन से पढ़ते हुए आए होगे, इधर HBr CH3 है ना, और किसी मॉलिक्यूल का ऐसे Br हाइड्रोजन CH3, मतलब अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हमें नजर आते हैं ऑर्गेनिक में, है ना, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हमें नजर आते हैं। किसी को ऐसे लिख देते हैं, आपने पढ़ा हो तो थोड़ा सा आइडिया हो तो, किसी को ऐसे लिख देती किताबें, मतलब क्या अपनी मर्जी चल रही है क्या मैम, मतलब कुछ भी लिख रहे हैं क्या, या फिर इनको लिखने का कोई तरीका होता है, या फिर इनको क्या बोलते हैं, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा, या उनकी मन मर्जी चल रही है क्या, कुछ भी लिख देते हैं। तो वो जो कुछ भी लिख देते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में आइडिया लेना पड़ेगा बेटा। आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेटा जब भी हम पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, या तो मॉलिक्यूल्स आपको वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में लिखे हुए मिलेंगे, यानी कि उनको वेज डैश में रिप्रेजेंट किया होगा। सबसे पहले हम यहां पे डील करेंगे, या तो मॉलिक्यूल्स आपको वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखेंगे, मतलब अलग अलग पेपर में लिखे हो, या फिर किसी किताबों में लिखे हो, या आपकी मैम ने बोर्ड पे लिखे हो, या तो वो मॉलिक्यूल है बेटा वेज डैश में आपको लिखे हुए मिलेंगे, या फिर वो फिशर में रिप्रेजेंट किए होंगे। फिशर में मॉलिक्यूल्स को हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं बेटा, या फिर उन मॉलिक्यूल्स को हम बेसिकली सोहॉर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि सोहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, या फिर इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम न्यूमन में भी लिख सकते हैं। मतलब जो ये मॉलिक्यूल्स है बेटा, जनरली आपको किताबों में 4 टाइप से आपको लिखे हुए मिलते हैं, 4 टाइप से आपको लिखे हुए मिलते हैं। कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशन में बेटा, या तो हम अपनी मर्जी से उसको वेज डैश में लिख सकते हैं, या फिर हम उसको फिशर में लिख सकते हैं, या फिर हम उसको सोहॉर्स में लिख सकते हैं, या फिर हम उसको न्यूमन में लिख सकते हैं। जनरली हम मॉलिक्यूल्स को 4 रिप्रेजेंटेशंस में लिखते हैं, वो हमारी इच्छा है हम उसको कैसे लिखें, वो बेचारे किताब वाले की इच्छा है कि वो उस मॉलिक्यूल को अपनी मर्जी से वेज डैश में लिखना चाहता है, फिशर में लिखना चाहता है, सोहॉर्स में लिखना चाहता है, या न्यूमन में लिखना चाहता है। उसने उस रिएक्शन का मैकेनिज्म उसको वेज डैश में लिख के दिया है, फिशर में लिख के दिया है, सोहॉर्स में लिख के दिया है, न्यूमन में लिख के दिया है। मतलब हमारे पास में ऑप्शंस है बेटा, हम इनमें से किसी भी तरीके से हम अपने मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, 1 बाय 1 इन फॉर्म्स को पढ़ना है कि वेज डैश रिप्रेजेंटेशन कौन सी होती है, किस तरीके से हम किसी मॉलिक्यूल को वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं, फिशर रिप्रेजेंटेशन कौन सी होती है, और किस तरीके से हम किसी मॉलिक्यूल को फिशर रिप्रेजेंटेशन में रख सकते हैं। सोहॉर्स रिप्रेजेंटेशन कौन सी होती है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूमन रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है बेटा, और उसको हम किसी मॉलिक्यूल को हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में सबसे पहले हम डील करेंगे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले वी विल स्टार्ट अवर वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सबसे पहले बेटा हम शुरू करेंगे किसके बारे में, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसीडर करती हूँ जो आप सभी को पता होगा। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, CH4 है बेटा, CH4 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इसका स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को बनाना चाहूँ टेट्राहेड्रल, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को बनाना चाहूं तो बच्चा जानता है मैम ये होता है हमारा CH4 का स्ट्रक्चर। बट बेटा ये आपने जब सारे के सारे बॉन्ड्स एक जैसे बना दिए हैं तो दिस इज नॉट द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, ये आपके 2D रिप्रेजेंटेशन है, 2D रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली में ये मॉलिक्यूल किस तरीके से
किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, मतलब एक्चुअल जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी वो इसकी 3D होगी, कि मॉलिक्यूल एक्चुअली में किस तरीके से इसके बॉन्ड्स है वो बिहेव करते हैं, ये बॉन्ड्स है वो किस तरीके से लाई करते हैं बेटा। तो एक्चुअली में हमने देखा कि जो ये CH4 है उसमें 2 एटम तो आपके प्लेन में होते हैं, एक एटम बेटा प्लेन के बाहर होता है और एक एटम आपका प्लेन के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इनिशियली हम जो सोच रहे थे क्या, कि मेरे पास में यहां पे कार्बन है, लेट्स सपोज कि बीच में एक कार्बन है, एक बॉन्ड यहां पे है इसका, ठीक है, एक बॉन्ड इधर ही है बेटा, इसी प्लेन में है, यानी कि इस बॉन्ड को एक प्लेन कंसीडर करो, आप एक प्लेन यहां पे कंसीडर करो, और थर्ड बॉन्ड यहां पे, फोर्थ बॉन्ड यहां पे। अब ये प्लेन का मतलब क्या होता है मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझाती हूँ, रुको एक मिनट, मुझे बस एक पेज लेने दो। पेज इज अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द प्लेन। फॉर एग्जाम्पल बेटा, प्लेन का मतलब क्या होता है कि ये वाला मैंने एक प्लेन कंसीडर किया है, अगर आप ये वाला प्लेन कंसीडर कर रहे हो तो सारे के सारे एटम इस पेज की डायरेक्शन में होने चाहिए, जहां पे ये प्लेन में इस जो पेज का यहां पे क्या कंसीडर कर रही हूँ, प्लेन कंसीडर कर रही हूँ। आप ये वाला प्लेन कंसीडर कर सकते हो बेटा, अगर आपने ये वाला प्लेन कंसीडर करा तो यानी कि वो सारे के सारे एटम इसी एक डायरेक्शन में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मुंह उठा के इधर घूम रहा है, कोई मुंह उठा के इधर घूम रहा है, नो नो नो। प्लेन का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में, आपके एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपके जो एटम्स है वो आपके लाई होने चाहिए, यानी कि इसी पर्टिकुलर प्लेन में, वो इससे बाहर नहीं निकलने चाहिए। यानी कि जैसे जैसे इस पेज है ना, ये जो पेज है, इसी पेज के अंदर अंदर सारे के सारे एटम आपके प्रेजेंट होने चाहिए, उसको बोलते हैं बेटा प्लेन। अब ये प्लेन है वो आपको अगर इस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हो तो दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर आप इस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हो तो दिस इज अवर वर्टिकल डायरेक्शन। समझ रहे हो ना इस चीज को, ये क्या हो गई, फॉर एग्जांपल ये वाली डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, ये वाली डायरेक्शन क्या, वर्टिकल। अगर बेटा कोई ये सोच रहा है, अब वो तुम्हारे अंदर है कि तुम अपना प्लेन कौन सा कंसीडर करके चल रहे हो। मैंने क्या बोला कि स्टीरियो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द इमेजिनेशन। अब वो हमारा इमेजिनेशन है कि हम अपना प्लेन ये वाला कंसीडर करके चले, हम अपना प्लेन ये वाला कंसीडर करके चले, हम अपना प्लेन ये वाला कंसीडर करके चले, या फिर हम अपना प्लेन ये वाला कंसीडर करके चले। कंडीशनें, जो प्लेन आप कंसीडर कर रहे हो सारे के सारे एटम्स उसी प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखो बेटा, मैंने यहां पे इस बोर्ड का प्लेन कंसीडर करा, मतलब ये वाला प्लेन है हमारा जो बोर्ड की तरफ लाई कर रहा है। तो यहां पे जो एटम प्रेजेंट है, अगर मैं नॉर्मल एक CH4 का स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने यहां बना रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पेज के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। यहां पे क्या प्रेजेंट है बेटा, इसी प्लेन में हाइड्रोजन, इसी प्लेन में इधर एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, इसी प्लेन में इधर एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, और इसी प्लेन में इधर एक और हाइड्रोजन का बॉन्ड। तो ये तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने इन बॉन्ड्स को यहां बनाया, मतलब मैंने सारे के सारे बॉन्ड्स को एक प्लेन में कंसीडर कर लिया बेटा, इसका मतलब ये हुआ। बट इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, अबाउ द प्लेन यहां पे एक हाइड्रोजन और एक यहां पे मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब बेटा ये जो लाइन होती है, जब भी हम अपनी केमिस्ट्री में बात करें, इसको बोलते हैं डैश, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेज। 2 क्लासेस आपकी बेसिक की चलेंगी, ऐसा मत सोचना क्वेश्चन कैसे आता है, स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा बेसिक हम डील करेंगे, उसके बाद जैसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसी तरीके से लेवल बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है बेटा, ये जो वेज है, वेज का मतलब होता है, हम जो ऑर्गेनिक में अगर आपको कहीं पे ये सॉलिड लाइन इस तरीके से दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है, अबव, और कहीं पे आपको ये डैश दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है बेटा, बिलो। अब ये अबव और बिलो का क्या मतलब है मैम, हमें नहीं समझ में आया, आपने लिख दिया कि अबव है मतलब वेज, वेज का मतलब अबव, बिलो है मतलब डैश, डैश का मतलब बिलो, वेज का मतलब अबव। मैम आपने अबव बिलो तो लिख दिया, बट हमारे तो दिमाग में ही नहीं गया, व्हाट डू यू मीन बाय दिस अबव एंड बिलो। तो देखो बेटा, मैंने तुम्हें क्या बोला, जब भी आपकी कोई लाइन इस तरीके से लिखी हो, मतलब बिल्कुल ऐसे एकदम स्ट्रेट एक लाइन लिखी हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपना एक प्लेन है, एक अपना प्लेन है, मतलब कि ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वो एक प्लेन में प्रेजेंट है। अबव और बिलो का मतलब हुआ कि वो प्लेन में नहीं है,
एक आपका अबाउ द प्लेन है और एक आपका बिलो द प्लेन है। कैसे मैम? फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने ये वाला प्लेन कंसीडर कर लिया, बीच में ये कार्बन है, इधर प्लेन में एक हाइड्रोजन और इधर एक प्लेन में एक हाइड्रोजन। अच्छा मैम, दो हाइड्रोजन तो हम समझ गए, तीसरा और फोर्थ वाला कहां गया? तीसरा वाला बेटा एक अबाउ द प्लेन। अबाउ द प्लेन मतलब प्लेन की बाहर की तरफ। प्लेन का बाहर वाला साइड कौन सा हुआ? ये वाला हो गया ना, मतलब उसने अपना प्लेन छोड़ दिया। प्लेन तो सिर्फ यही है एक तरीके से, बस एक ये सोचो, ये पतला सा कागज जहां प्रेजेंट है, ये हमारा प्लेन है। ठीक है, तो अब प्लेन उसने छोड़ दिया। अबाउ द प्लेन का मतलब क्या हुआ कि प्लेन के बाहर प्रेजेंट है वो एटम, और बिलो द प्लेन का मतलब क्या हुआ कि प्लेन के पीछे प्रेजेंट है वो एटम। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि एक जो कार्बन है और एक जो ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, यानी कि ये तीन एटम तो आपके प्लेन में है एक्चुअली में। एक जो हाइड्रोजन है वो बॉन्ड इस प्लेन से बाहर बना रहा होगा, और पीछे वाला हाइड्रोजन है वो बॉन्ड है वो प्लेन से पीछे की तरफ बना रहा होगा। अब देखो मैंने ये वाला प्लेन कंसीडर किया तो बेटा इसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं ये वाला प्लेन कंसीडर करूं तो लेट्स सपोज इसने बोला कि दो हाइड्रोजन और एक कार्बन प्लेन में है, तो बीच सेंटर में मैंने यहां कार्बन कंसीडर किया, इसी के साथ में एक हाइड्रोजन इसी प्लेन में, दूसरा हाइड्रोजन इसी प्लेन में। बेटा एक हाइड्रोजन यहां पे प्लेन के बाहर, तो प्लेन का बाहर ऊपर की तरफ कौन सा हुआ प्लेन का? ये वाला बेटा। और एक हाइड्रोजन आपका प्लेन की नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ क्या हुआ? ये वाला हुआ। तो यानी कि ये बॉन्ड इस तरीके से आपके अलाई हो रहे होंगे। अबव और बिलो का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो पर्टिकुलर प्लेन में कंसीडर करती हूं उसके अबव और बिलो। लेट्स सपोज मैंने ये वाला प्लेन कंसीडर करा बेटा, तीन एटम तो मेरे इसी प्लेन में। अब वो हमारे इंडिविजुअल की इमेजिनेशन पे डिपेंड है कि हम अपना इमेजिन किस तरीके से करते हैं। तुम में से सिमरन बोलेगी मैम ये वाला इमेजिन करूंगी, तो बेटा ये वाला इमेजिन कर। हाइड्रोजन एक ऊपर कंसीडर कर, एक नीचे। उनमें से शिवानी बोलेगी मैम मैं तो ये वाला कंसीडर करूंगी, तो बेटा ये वाला कंसीडर कर। एक हाइड्रोजन ऊपर कंसीडर कर, एक हाइड्रोजन यहाँ इसके पीछे, एक बाहर की तरफ एक पीछे की तरफ। कई लोग बोलेंगे नहीं मैम मैं तो ये वाला कंसीडर करूंगी, तो कोई बात नहीं, ठीक है। विष्णु बोलेगा कि मैं तो ये वाला कंसीडर करूंगा, तो कर ले बेटा, वो आपकी इमेजिनेशन है। तो दैट्स आई टोल्ड यू कि स्टीरियोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, कि आप एक मॉलिक्यूल को 3D में किस तरीके से इमेजिन करते हो। एक मॉलिक्यूल को आप 3D में किस तरीके से इमेजिन करते हो। आई बात समझ में? नहीं आई तो बस एक हल्का सा आपको प्लेन अबव और बिलो का मतलब समझ में आया या नहीं आया। तो जब भी बेटा हम वेज डिश लिखते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, जब भी हम यहाँ पे वेज डिश लिखते हैं तो वेज डिश रिप्रेजेंटेशन का ही मतलब है कि एक एटम आपका वेज पे रहेगा, एक एटम आपका डैश पे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले वेज डैश रिप्रेजेंटेशन फॉर वन कार्बन, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन फॉर वन कार्बन, अगर मैं यहां पे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं किसके लिए बेटा? सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के लिए। एक कार्बन के लिए अगर मुझे यहां पे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन करना है कि बस मेरे पास में एक कार्बन है, उससे 4 एटम अटैच है उससे क्या एटम अटैच है? 4 एटम अटैच है। तो देखो सेंटर में बेटा एक कार्बन है, इधर ये 2 एटम ए बी आपके प्लेन में है, वेज डिश रिप्रेजेंटेशन है। तो एक एटम बेटा आपका अबव होगा, एक एटम आपका बिलो होगा, सी डी। क्या मैम ये जो प्लेन है वो मैं ये वाला कंसीडर करूं? नहीं बेटा, आप ये वाला कंसीडर कर लो, अबव बिलो इस तरीके से लिख दो। मैम क्या मैं इधर वाला कंसीडर करूं? नहीं, इसी को तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो हमारी इच्छा है ना कि हम उस मॉलिक्यूल को किस तरीके से लिखना चाहे। इट्स डिपेंड ऑन अस कि मैं प्लेन कौन सा कंसीडर करना चाहती हूं। तो वो हमारी इच्छा है कि हम उस मॉलिक्यूल को किस तरीके से लिखना चाहते हैं। सो दिस इज अवर ए, ये हमारा ए, ये बी, और ये क्या है? सी, और ये डी है। सी डी, ये क्या है? सी, ये क्या है? डी, ये क्या है? ए, और ये क्या है बेटा? बी है। यानी कि मतलब हमारी इच्छा है कि हम उस मॉलिक्यूल को किस तरीके से लिखना चाहते हैं। ठीक है, तुम किसी भी तरीके से किसी भी प्लेन को कंसीडर करके उस मॉलिक्यूल को लिख सकते हो। अच्छा मैम, ये तो जो 2 एटम हमने यहाँ पे इन लाइन से ड्रॉ करे हैं, तो इनको दीज आर इन द प्लेन, यानी कि ये क्या है बेटा? इन द प्लेन। ये जो डैश जो ये रिप्रेजेंट करता है अबव, यानी कि इसको हम बोलते हैं बेटा वेज, जो ये आपकी सॉलिड लाइन है। दिस इज अवर सॉलिड लाइन। तो ये जो सॉलिड लाइन है इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में नाम देते हैं किसका? वेज का। और वेज का मतलब क्या हुआ?
अबव हुआ। उसके बाद में जो ये डैश है बेटा, ये जो डॉटेड लाइन है, इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में नाम देते हैं डैश का नाम देते हैं, और या फिर हम इसको बिलो द प्लेन, प्लेन के पीछे, प्लेन के नीचे हम इसको नाम देते हैं। मैम आपने ये जो अबव बिलो है वो ऐसे ही क्यों बनाया? अबव और बिलो ऐसे ही क्यों बनाया? आप ऐसे भी तो बना सकते थे, अबव और बिलो। तो बेटा दिस इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, दिस इज अवर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। कैसे? जब भी आपको कोई वेजडिस रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, क्या बोल रही हूं मैं यहाँ पे, जब भी आपको कोई वेजडिस रिप्रेजेंट लिखनी है तो जो आपके बॉन्ड आप प्लेन में कंसीडर कर रहे हो बेटा, तो ये हो गई इनकी कैविटी, ये हो गई इनकी क्या, कैविटी। तो जो अबव और बिलो बनाओगे तो वो जो ये टिप आपको नजर आ रही है इस पे आप बनाओगे अबव और बिलो, ये आपकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल ऐसे है बेटा, अगर आपने अबव और बिलो इस तरीके से बना दिए तो दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि देखो आप आयुपेक नॉमेनक्लेचर पढ़ते हो, उसके भी तो कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं ना, कि वो जो रूल्स है वो ऑल ओवर द यूनिवर्स कंसीडर होंगे, है ना, ऑल ओवर द यूनिवर्स कंसीडर होंगे। सेम इसी तरीके से भी इन रिप्रेजेंटेशंस को भी लिखने के बेटा कुछ रूल्स होते हैं। तुम अपनी मर्जी से यहां ऐसे नहीं बना सकते। आपको क्या करना है, ये इन दोनों बॉन्ड्स की क्या हो गई बेटा, कैविटी, इसको हम क्या नाम देते हैं, कैविटी का, इसके बाहर अबव और बिलो, इस तरीके से यहां पे आपको लिखना है। दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ये सिर्फ मैंने यहां पे वेजडिस लिखा एक कार्बन का, एक कार्बन के ऊपर 4 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए थे। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट मैं यहां पे लिख रही हूं वेजडिस रिप्रेजेंटेशन फॉर 2 कार्बन, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन फॉर 2 कार्बन, यानी कि 2 कार्बन के लिए मुझे यहां पे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन लिखना है। ठीक है, 2 कार्बन के लिए लिखना है बेटा। चलो ठीक है मैम, पहला कार्बन कंसीडर करा, इसके 2 बॉन्ड प्लेन में कंसीडर करो। ठीक है मैम, कर लिए। एक दूसरा कार्बन कंसीडर करो बेटा, 2 बॉन्ड प्लेन में कंसीडर करोगे तो ये वाला बॉन्ड, क्योंकि 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे के साथ में जुड़ा होगा ना, तो इस तरीके से होगा। नहीं हो सकता बेटा वीना, बिल्कुल नहीं हो सकता, एक ऊपर एक नीचे नहीं लिख सकते, ऐसे थोड़ी ना लिखोगे, तुम ऐसे थोड़ी ना लिखोगे कि एक ऊपर लिख दिया और एक नीचे लिख दिया। नो, कैविटी से बाहर दोनों, कैविटी से बाहर दोनों। और अबव बिलो ऐसा मतलब ये नहीं है कि इधर वाला ही अबव होगा, नो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अबव बिलो सेम ही है, ये दोनों के दोनों सेम ही है, ये दोनों के दोनों। ठीक है वीना। अब देखो बेटा, यहां 2 कार्बन के लिए मैंने इसको लिखा, एक कार्बन है, इस कार्बन के 2 बॉन्ड आपके प्लेन में होंगे। देखो ये हमारा फर्स्ट कार्बन, यहां पे मैंने लिखा फर्स्ट कार्बन, और ये मेरा सेकेंड कार्बन। इसके 2 बॉन्ड कहां होंगे बेटा, प्लेन में। इसके 2 बॉन्ड कहां होंगे, प्लेन में। 2 बॉन्ड, एक अबव और एक बिलो। इसके भी बेटा एक अबव और एक बिलो। मैम ऐसे भी लिख सकते हो तुम, ऐसे लिख दो, ये कार्बन है, इसके बॉन्ड दोनों ऊपर की तरफ है, ये जो कार्बन है वो इसके 2 बॉन्ड है वो ऊपर की तरफ है, तो इसका जो अबव होगा वो ये यहां लिखोगे, बिलो इधर होगा। मतलब अबव और बिलो है वो इस टिप की तरफ, क्योंकि कैविटी अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ से बाहर लिखोगे। इसकी कैविटी कहाँ है, अंदर की तरफ है, तो इसको तुम ऐसे लिखोगे। मतलब एक तरीके से हम जिगजैग चेन बनाते हैं। 2 कार्बन के लिए मैंने यहाँ पे जिगजैग चेन बनाई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 कार्बन है बेटा, अगर मैं बात करूं किसकी, यहां पे हमारे पास में 3 कार्बन। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग 3 कार्बन, 3 कार्बन है तो इस तरीके से जिगजैग बनाओ, या फिर आप इस तरीके से जिगजैग बना सकते हो। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, वो आपकी इच्छा है, हर एक इंडिविजुअल का कॉल है कि वो किस तरीके से बनाना चाहता है। मैंने क्या बोला, 3D इज ऑल, स्टीरियो इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। आप उस मॉलिक्यूल को किस तरीके से इमेजिन करना चाहते हो, आप ऐसे बनाना चाहते हो 3 मॉलिक्यूल को, या नीचे की तरफ से बनाना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब बट आपको ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ध्यान रखने हैं बेटा, क्योंकि अगर इस कार्बन की कैविटी नीचे की तरफ है तो 2 बॉन्ड आपने प्लेन में कंसीडर कर लिए, तो एक आपका ऊपर एक नीचे, इसकी कैविटी अंदर की तरफ है तो एक नीचे एक ऊपर। ठीक है, तो वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। 2 कार्बन हो गए बेटा, ये 3rd कार्बन, तो 3rd कार्बन के 2 बॉन्ड देखो यहाँ पे 2 प्लेन में है, कैविटी अंदर की तरफ है तो एक ऊपर एक नीचे। सेम इसी तरीके से पहला कार्बन, 2 बॉन्ड और रह गए, अबव बिलो, कैविटी नीचे की तरफ, अबव बिलो। इस तरीके से बच्चों वाली चीजें समझा रही हूं अभी तक, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अबव बिलो। अच्छा, जो चीजें मैंने अभी आपको करवाई, कितने बच्चों को नहीं पता थी ये चीज,
कितने बच्चों को नहीं पता थी ये चीज? ये बेटा सब्स्टिट्यूएंट्स है। गुड 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 गुड, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कुछ बच्चे हैं जिनको पता है, कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता था। मैम कार्बन तो 3 हो गए। हाँ बेटा, उसको मैंने 3 कर दिया, 3 कर दिया। 2 कार्बन के लिए लिखोगे तो 2 कार्बन के लिए फॉर द 2 कार्बन वी रिक्वायर्ड व्हाट, वेजडेस फॉर 2 कार्बन के लिए अगर आप लिखोगे तो 2 ही कार्बन हमें चाहिए। एक कार्बन यहां आ गया, दूसरा कार्बन यहां आ गया बेटा, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है ए और कार्बन। वेट वेट वेट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अगर मैं करूंगी, पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तो एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ठीक है, इधर अबाउ द प्लेन डी और यहाँ पे बिलो द प्लेन ई, और एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट एफ। 2 कार्बन के लिए ये वाले और ये वाले कार्बन नहीं होंगे, सब्स्टिट्यूएंट है। आपने वो रॉन्ग किया है तो NH3 का कैसे आएगा? मतलब अभी मैं समझी नहीं, आपने रॉन्ग किया है तो वो NH3 का कैसे आएगा? क्या कहना चाह रहे हो अभी? कौन सा रॉन्ग हो गया भाई? किसमें डाउट है? बोलो अभी, किसमें दिक्कत है? बेटा NH3 के ऊपर लॉन पेयर है। लॉन पेयर का स्ट्रक्चर भी आपका टेट्राहेड्रल होता है, बट वो पूरा टेट्राहेड्रल नहीं, दैट इज द पिरामिडल, दैट इज द पिरामिडल, ठीक है ना, पिरामिडल ज्योमेट्री, बिकॉज ऑफ द लॉन पेयर। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा बॉन्ड्स को पुश भी तो करता है वो। NH3 को आप CH4 से कैसे रिलेट कर रहे हो? बोलो कहां दिक्कत है, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी किसमें प्रॉब्लम है, बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया ना, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे भाई मेरे पास में ऐसे हैं, बैक साइड में रॉन्ग किया है, मतलब कौन सा एग्जैक्ट बताओ, कौन सा, कहां पे, किधर वाले में? किधर वाले में, बोल जल्दी। यही हूं मैं, बोलो जल्दी, बोलो भाई बोलो। हाँ हाँ, 1 मिनट, इसका अभी का डाउट रह गया आई थिंक, कुछ उसको क्लियर नहीं हुआ है, बाकी तो सबको क्लियर हो गया। बेटा अमोनिया इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, अमोनिया इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। जरूरी नहीं है मैंने ये क्योंकि अरे मैं कार्बन क्यों लेके चल रही हूं, कार्बन क्यों लेके चल रही हूं बेटा? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली कार्बन के कंपाउंड्स के साथ में डील करेंगे, कार्बन के कंपाउंड्स के साथ में हम डील करेंगे। कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बता ही देती हूँ। तो जो ये NH3 आप बोल रहे हो, दिस NH3 अमोनिया हैव द डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, तो ये डिस्टॉर्टेड है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं बेटा, ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। आई बात समझ में? ये हमारा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो हम इसमें क्या करते हैं, लॉन पेयर और एक हाइड्रोजन आपका एक प्लेन में, ये वाला अबव और ये वाला बिलो। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं समझना है कुछ भी, ठीक है। ओके चलिए, अब देखो इसका थोड़ा सा 3D व्यू भी देखो किस तरीके से। एक्चुअली मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूं, एक बार मुझे बताना कि ये आपको क्लियर है या नहीं है बेटा। आप सभी को ये क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा 3D वाला क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? पहले मुझे ये बताइए, ये वाला थोड़ा सा 3D रिप्रेजेंटेशन आपको इसकी क्लियर दिख रही है या नहीं दिख रही है? जल्दी बोलो एक बार।
सबको एकदम अच्छे से जो ये यहाँ पे गोल गोल रखे हुए हैं, ये जो मॉडल रखा हुआ है वो सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? दिख रहा है सबको? हाँ हाँ, व्यू आ गया, मुझे दिख रहा है। अब देखो बेटा, अब इन्होंने मतलब एक्चुअली में जब हम इसका 3D मॉडल बनाते हैं बेटा, इधर देखो यहां से, जब हम इसका 3D मॉडल बनाते हैं तो दिस इज द टेट्राहेड्रल, कार्बन है टेट्राहेड्रल, जो हमने इसको किस में लिखा है, वेज डैश में लिखा है। दिस इज द वेज डैश रिप्रेजेंटेशन बेटा। सॉलिड लाइन इज यूज फॉर ए बॉन्ड इन द प्लेन, यानी कि जो हम सॉलिड लाइन जनरली हम अपनी केमिस्ट्री में यूज करते हैं, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि दिस इज द, जैसे हम कुछ रूल्स पहले डिफाइन कर देते हैं ना, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड कुछ चीजों को कंसीडर किया हुआ है। कैसे? इन्होंने बोला कि सॉलिड लाइन है वो हम बॉन्ड इन द प्लेन के लिए यूज करते हैं। जो सॉलिड लाइन है उनको हम किस में कंसीडर करेंगे कि ये हमारी प्लेन में है, ये हमारी प्लेन में है बेटा। उसके बाद वेज इज यूज फॉर ए बॉन्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन। इन फ्रंट मतलब प्लेन के बिल्कुल फ्रंट वाला, प्लेन के बिल्कुल फ्रंट यानी कि अबाउ द प्लेन, तो ये वेज है, ये अबाउ द प्लेन। अ डैश लाइन इज यूज फॉर ए बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन, यानी कि उस प्लेन के पीछे। डैश को हम किस लिए यूज कर रहे हैं बेटा? प्लेन के पीछे के लिए हम यूज कर रहे हैं। ये बात आप सभी को क्लियर हुई? अब इन्होंने ये बोला कि जब हम इसका एक्चुअली में 3D, जो ये मॉलिक्यूल एक्चुअली में किस तरीके से घूमते हैं, जब हमने इसका एक्चुअल में 3D रिप्रेजेंटेशन देखा, तो यहां से इन लाइन का मतलब समझो, ये जो लाइन यहां पे लिखी हुई ना रेड से, तो रेड का मतलब क्या हुआ कि इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को मैंने एक प्लेन में कंसीडर कर लिया बेटा। इसको और इसको मैंने एक प्लेन में कंसीडर कर लिया है, और क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपका घूमता रहता है तो प्लेन में हम किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। एक्चुअली में ये कार्बन है वो इस तरीके से घूमता रहता है, तो ये वाला भी प्लेन में आ सकता है, ये वाला भी प्लेन में आ सकता है, बट वो हमारी इमेजिनेशन के ऊपर है कि हम किसको प्लेन में कंसीडर कर रहे हैं। तो ये वाले एटम मैंने प्लेन में कंसीडर कर लिए। दिस इज एक्चुअली 3D व्यू ऑफ CH4, एक्चुअल 3D व्यू ऑफ द टेट्राहेड्रल। इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सा एटम आपका प्लेन के बाहर है, कौन सा एटम प्लेन के अंदर है। हम अब वो हमारी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेट्स सपोज मैंने इमेजिन किया कि ये वाले को मैंने प्लेन में कंसीडर करा, तो बेटा जो ये ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्लेन के बाहर होगा, और जो ये बैक साइड से इधर वाला जो है डॉट बच गया है वो आपका प्लेन के पीछे होगा। अब कई लोग बोलते हैं नहीं मैम मैं तो ये वाला प्लेन कंसीडर करूंगा, तो बेटा वो हमारी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली में हम इस मॉलिक्यूल को देख के नहीं बता सकते कि कौन सा इसका प्लेन है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इस तरीके से चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है। वो हमारी इमेजिनेशन है टोटली। बस हमें कुछ किसी न किसी तरीके से तो इसको हमें लिखना पड़ेगा ना पेपर पे, और लिखेंगे पेपर पे इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब ये कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, कोई भी बॉन्ड हो सकता है आपका प्लेन में। दिस इज द एक्चुअल 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेज डैश। तो ये वेज डैश है वो इस तरीके से है बेटा। अब देखिए आगे, अब देखो यहाँ पे सेम ये भी हमारी क्या है, वेज डैश ही है। इसके मॉडल देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आपको यहाँ से क्लियर है तो वेज डैश ही है। इन्होंने क्या बोला कि ये जो हाइड्रोजन और ये जो हाइड्रोजन है इसको मैंने प्लेन कंसीडर करा, इस वाले हाइड्रोजन को मैंने टुवार्ड्स यू, मतलब प्लेन के बाहर वाला। फॉर एग्जाम्पल अब ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे खड़ी होके लेट्स सपोज तुम भी इसी तरफ देख रहे हो स्क्रीन को, तुम यहाँ पे खड़े होके इसको देख रहे हो बोर्ड को। तो इन्होंने बोला कि जो ये ब्लू वाले हाइड्रोजन है, मेरी तरफ देखो, वहां कमेंट्स में ध्यान मत दो, यहाँ पे देखो। इन्होंने हमें ये बोला कि जो ये ब्लू वाले हाइड्रोजन है इन द सेम प्लेन ऑफ पेपर, इनको मैंने प्लेन में कंसीडर कर लिया बेटा। मैं इसको, इस मॉलिक्यूल को CH4 को यहाँ पे खड़ी होके देख रही हूं, तो मुझे यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन को मैंने अपना प्लेन कंसीडर कर लिया है। एक जो हाइड्रोजन यहाँ पे जो रेड वाला है वो प्लेन के बाहर की तरफ है। अगर ये वाला मेरा प्लेन है तो वो जो हाइड्रोजन है वो प्लेन के बाहर की तरफ है। मतलब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे खड़े होके देख रही हूं तो रेड वाला हाइड्रोजन मुझे अपनी तरफ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो प्लेन के बाहर मुझे दिखाई दे रहा है। तो प्लेन के बाहर वाला आप इसको बोल सकते हो टुवार्ड्स मी। अब हम कहां से उस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से देख रही हूं, तो जो ये रेड वाला है वो प्लेन के बाहर है, अबव है, तो अबव क्या होगा, मेरी तरफ होगा, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टुवार्ड्स यू। हाइड्रोजन है वो प्लेन के पीछे होगा बेटा, मेरे से दूसरी तरफ है, तो इट्स वी कैन कॉल्ड इट एज अवे फ्रॉम यू, कि वो हमसे दूर है, और ये जो हाइड्रोजन है वो हमसे पास है। मतलब हम एक रेफरेंस खुद को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे स्टीरियो में। हम जो रेफरेंस है वो खुद को कंसीडर कर रहे हैं स्टीरियो में, जो हाइड्रोजन अबव है, क्योंकि मैं इसको यहां देख रही हूं, यहां से देख रही हूं, तो हाइड्रोजन ये वाला टुवार्ड्स मी है। अगर मैं वहां, मतलब जो ये बैक साइड है, तो मतलब वो मेरे से दूर है, तो वो टुवार्ड्स
मी अवे फ्रॉम मी है। एक्चुअली में देखो ये भी हमारी इसकी क्या है 3D रिप्रेजेंटेशन है, बट थोड़ा सा बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर्स है वो क्लियर हो जाए 3D की। तो लाइक दैट वी कैन से टुवार्ड्स यू, टुवार्ड्स मी, इस तरीके से हम बोल सकते हैं बेटा। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में नेक्स्ट वी हैव द, अब ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन हमने देख ली बेटा, एक अबव होता है एक बिलो हो सकता है, ठीक है ना मैम। बॉल पेन की हेल्प से समझा दो। अरे देखो इधर बॉल पेन की हेल्प से समझा दो, क्या तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा बेटा? एक आपके पास में प्लेन है, ये मैंने प्लेन कंसीडर कर लिया ब्लू वाला, रेड वाला इस प्लेन के बाहर है और ग्रीन वाला इस प्लेन के पीछे है। बॉल पेन की हेल्प से तो ये वाले मॉडल बहुत अच्छे से क्लियर होंगे आपको, ठीक है ना। सुजीत क्लियर नहीं हुआ? क्लियर नहीं हुआ सुजीत? बाहर की तरफ आ रहा है वो 90 डिग्री पर थोड़ी होगा। नहीं नहीं बेटा वो 90 डिग्री पे नहीं होगा, एंगल होगा 109 का। योगेश जो प्लेन और बाहर की तरफ से आ रहा है उसका जो एंगल होगा दैट विल बी 109 डिग्री। एंगल होगा हमारा कितना होगा बेटा? 109 का होगा। जो आपका स्टैंडर्ड sp3 का होगा दैट इज नॉट द 90 डिग्री। अब बॉन्ड है वो ऐसे थोड़ी ना बनेगा, बाहर की तरफ है तो वो एंगल भी तो अटेंड करेगा ना। कौन सा 109 डिग्री का एंगल होगा? नॉट 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। आगे चलिए, आगे बेटा वी हैव द फिशर फॉर्म। अगर हम बात करें नेक्स्ट वी हैव व्हाट? फिशर फॉर्म, फिशर रिप्रेजेंटेशन, जो ज्यादा हम यूज करेंगे, ठीक है ना, जो हम ज्यादा यूज करेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट सेकंड इज द फिशर रिप्रेजेंटेशन। पहली वेजडिस रिप्रेजेंटेशन हमने कर ली बेटा, अभी जो हम डील करने वाले हैं दैट इज द फिशर रिप्रेजेंटेशन। फिशर रिप्रेजेंटेशन, अब फिशर रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं हम? फिशर रिप्रेजेंटेशन है वो एक्चुअली क्या होती है बेटा? 3D नहीं, ये हमारी 2D रिप्रेजेंटेशन होती है। 2D रिप्रेजेंटेशन होती है। अब जो ये फिशर रिप्रेजेंटेशन है ना, इसमें हम क्या करते हैं, जो हम मॉलिक्यूल को 3D में इमेजिनेशन करते हैं ना, उस 3D को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? कन्वर्ट करते हैं किसमें? उसको हम 2D में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्यों बेटा? क्योंकि थोड़ा सा रिएक्शन के लिए हमारे पास में लिखने में थोड़ा सा इजी हो जाता है ये 2D, लिखने में थोड़ा सा इजी हो जाता है ये 2D। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी 3D है ना उसको 2D में कन्वर्ट करते हैं, और जब हम एक्चुअली 3D को 2D में कन्वर्ट करते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं फिशर रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3D वाली रिप्रेजेंटेशन कौन सी थी बेटा? ये वाली, एक अबव एक बिलो। तो ये हमारी क्या है? वेजडेस है, और वेजडेस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज आवर 3D रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? 3D में हमने उस मॉलिक्यूल को सीखा, और 3D में किस तरीके से लिख सकते हैं ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। उसके बाद देखिए आगे 2D रिप्रेजेंटेशन में इसी 3D को बेटा हम कुछ इस फॉर्म में लिख देते हैं कि जो ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगे हुए हैं ना ABC, वो सब्स्टिट्यूएंट आपके कुछ यहाँ आ जाएंगे A इस तरीके से। मतलब एक हम बोल सकते हैं कि जब हम किसी मॉलिक्यूल को प्लस की फॉर्म में लिखते हैं, जब हम किसी मॉलिक्यूल को प्लस की फॉर्म में लिखते हैं तो वो उसकी क्या होती है बेटा? फिशर रिप्रेजेंटेशन होती है। बस थोड़ी सी अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि मॉलिक्यूल किताबों में आपको ऐसे भी लिखे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 कार्बन है, अबव बिलो, यहाँ पे अबव बिलो, ये बेटा सब्स्टिट्यूएंट है, ये सारे के सारे यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं इसके। तो ये क्या है? इसकी 3D रिप्रेजेंटेशन है। किसकी बेटा? वेजडेस रिप्रेजेंटेशन। 3D रिप्रेजेंटेशन है, और दैट इज द वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। इसको हम किस में लिखेंगे? अगर हम इसको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, और ये क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट्स। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो जो ये प्लस का जो ये सेंटर वाला कार्बन है, ये जो प्लस का ये वाला जो कार्बन है बेटा, ये वाला जो पॉइंट है, जो प्लस का ये वाला पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट द कार्बन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट द कार्बन। यानी कि ये किसको कंसीडर करेगा? ये एक कार्बन को कंसीडर करेगा। जितने आपके पास में ये पॉइंट होंगे उतने ही उसमें नंबर ऑफ कार्बन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 कार्बन है, तो हमें यहाँ पे कितने पॉइंट बनाने पड़ेंगे बेटा? यहाँ पे हमें कितने पॉइंट बनाने पड़ेंगे? यहाँ पे हमें 2 कार्बन है वो कंसीडर करने पड़ेंगे। अब देखो, जब भी हम फिशर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमें समझ में तो आ गया कि हम उसको प्लस की फॉर्म में लिखते हैं।
क्या मैम यहाँ पे कोई प्लेन कंसीडर करते हैं? नहीं बेटा, हम कोई प्लेन यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। हम यहाँ पे कोई भी प्लेन कंसीडर नहीं करते हैं जब भी हमें वेज डैश रिप्रेजेंटेशन लिखनी होती है। ध्यान से सुनो, जब भी हमें वेज डैश रिप्रेजेंट लिखनी होती है, इस मॉलिक्यूल को एक बार ध्यान से देखो, इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो कि ये जो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, ये जो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, इसको अगर हम वेजडेस में लिखें बेटा, वेजडेस में हम लिखें तो यहां पे ये जो डॉट है, ये जो डॉट है, ये जो डॉट है और ये जो डॉट है, इसको हमने दो को किस में कंसीडर किया था? दो को हमने प्लेन में कंसीडर किया था। ठीक है, दो को हमने किस में कंसीडर किया था? प्लेन में। जब हम इसका क्या लिख रहे थे? वेजडेस लिख रहे थे। बट फिशर रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली क्या होता है बेटा? फिशर रिप्रेजेंटेशन में देखो क्या होता है, हम यहां पे किसी भी एटम को प्लेन में कंसीडर नहीं करते हैं। किसी भी एटम को हम यहां पे प्लेन में कंसीडर नहीं करते हैं। ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो आपकी थोड़ी सी ग्रे सी लाइन है, ये कार्बन को कट करते हुए जा रही है। ये किसको कट करते हुए? कार्बन को कट करते हुए जा रही है। अब जैसे ही कार्बन को ये कट करते हुए जाएगी, हाइड्रोजन और OH है वो आपको तुम्हारी तरफ दिख रहे होंगे दोनों को। हाइड्रोजन और OH है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देख रहे हो तो हाइड्रोजन और OH है वो आपको आपकी तरफ दिख रहे होंगे। और CHO और CH2OH है वो मुझे कहां नजर आ रहे हैं बेटा? पीछे की तरफ नजर आ रहे हैं। और प्लेन जो पास हो रहा है यहां पे वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के थ्रू जा रहा है। ये जो ग्रे ग्रे सी लाइन है वो देखो यहाँ पे कि जो प्लेन है वो पास हो रहा है वो सिर्फ किसके थ्रू जा रहा है? वो कार्बन के थ्रू जा रहा है। जो प्लेन यहाँ पे पास हो रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है बेटा? कार्बन की तरफ जा रहा है। ये मॉलिक्यूल को हमने इस तरीके से इमेजिन किया है कि ये है तो वैसे sp3 कार्बन, बट हम फिशर फॉर्म में इसमें हम सब्स्टिट्यूएंट्स को प्लेन में कंसीडर नहीं करते हैं। ये रूल है किस चीज के लिए? फिशर फॉर्म को लिखने के लिए। हम क्या करते हैं, यहां पे प्लेन को तो पास करते किसके थ्रू? सेंट्रल एटम के थ्रू। हाइड्रोजन और OH है वो तुम्हें खुद की तरफ दिखाई दे रहे होंगे। CHO और CH2OH है वो तुम्हें पीछे की तरफ दिखाई दे रहे होंगे। मतलब मैं यहां पे ऑब्जर्वर हूं, या फिर आप खुद को कंसीडर करो कि मैं, आप लोग सारे के सारे यहां पे क्या हो बेटा? ऑब्जर्वर हो। आप लोग सारे के सारे ऑब्जर्वर हो। आपको यहां से सामने से नजर आ रहा होगा प्लेन पास कर रहा है सिर्फ और सिर्फ रेड एटम के थ्रू। प्लेन आपको कहां पास कर रहा है बेटा? रेड एटम के थ्रू। ये मॉलिक्यूल इस तरीके से हमें इमेजिन करना है कि प्लेन आपका इस कार्बन के थ्रू पास कर रहा है। हाइड्रोजन और OH है वो यहां पे दोनों है। CHO और CH2H है वो पीछे की तरफ है। CHO और CH2OH है वो पीछे की तरफ है। ना कोई अबव हमने कंसीडर करा, नो हमने बिलो। मतलब या तो दोनों के दोनों टुवार्ड्स यू, या फिर ये दोनों अवे फ्रॉम द यू। टुवार्ड्स यू एंड अवे फ्रॉम द यू। मतलब क्या मैं यहां से ये लिख सकती हूं कि जो ये हाइड्रोजन, इसको मैं एक बार साफ कर देती हूं बेटा, इधर देखो, ये जो H और OH है वो तुम्हें खुद की तरफ नजर आ रहा है। यानी कि उसी मॉलिक्यूल को हमने इसी तरीके से इमेजिन किया कि जो प्लेन है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन की तरफ पास कर रहा है। मतलब ये सारी चीजें हमारे इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। पिछले वाले केस में हमने वेजडेस को इस तरीके से इमेजिन किया, दो एटम को बेटा प्लेन में कंसीडर किया, एक अबव एक बिलो। वही कार्बन है, वही चार सब्स्टिट्यूएंट है, हम उसको इस तरीके से देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और OH तो वो तुम्हारी तरफ दिख रहे हैं, और CHO और CH2OH है वो तुम्हें तुमसे दूर दिख रहे हैं। साफ साफ नजर आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज द टुवार्ड्स यू। यानी कि ये तो तुम्हें खुद की तरफ नजर आ रहे हैं, और जो ये पीछे वाले CHO और CH2OH है वो अवे फ्रॉम यू नजर आ रहे हैं। अवे फ्रॉम यू नजर आ रहे हैं, यानी कि ये आपको खुद से दूर नजर आ रहे हैं। और जो प्लेन पास कर रहा है बेटा, वो जो प्लेन पास कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से पास कर रहा है। कार्बन को मैंने प्लेन में कंसीडर करा, हाइड्रोजन OH टुवार्ड्स यू, CHO CH2OH अवे फ्रॉम यू। सबसे पहले मुझे बताइए कि टुवार्ड्स और अवे है वो सेम मॉलिक्यूल में कैसे हमने उसको देखा, ताकि सिर्फ दो एटम तुम्हें खुद की तरफ नजर आए और दो एटम तुम्हें पीछे की तरफ नजर आए। जब भी हमें किसी मॉलिक्यूल को फिशर फॉर्म में कंसीडर करना होता है तो हमें तीन एटम प्लेन में नहीं देखने हैं बेटा, दो एटम खुद की तरफ देखने हैं और दो एटम तुम्हें पीछे की तरफ देखने हैं। इस तरीके से उस मॉलिक्यूल को देखना है। आई बात समझ में या नहीं आई? क्लियर और नॉट?
क्लियर क्लियर क्लियर। और तुम टेंशन मत लो, बस कंसेप्ट सीख लो। शॉर्टकट तुम्हें मैं शॉर्टकट देना मेरा काम है, ऐसा मत सोचो मैम बहुत ऐसे कैसे इमेजिन करेंगे। बेटा शॉर्टकट दूंगी, शॉर्टकट देना मेरा काम है, डायरेक्ट क्वेश्चन निकलेंगे तुम्हारे। ठीक है, शॉर्टकट मैं दूंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे निकलेंगे। ओके अरे रुको भाई रुको योगेश, 2 कार्बन में भी आएगा, रुको शांति रखो। 2 कार्बन को भी इसी तरीके से इमेजिन करते हैं। आई बात समझ में? सेम इसी तरीके से टुवार्ड्स यू एंड अवे फ्रॉम यू। नहीं अनानिम का कोई भी सब्स्टिट्यूएंट कोई भी हो सकता है बेटा। वेजडेस में 2 वेजडेस का मतलब है, वेजडेस का मतलब ही हो गया आपका, वेजडेस रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया हमें एक प्लेन कंसीडर करना है जिसमें 3 एटम है, एक प्लेन के बाहर एक प्लेन के पीछे। अब फिशर फॉर्म में हमें क्या करना होता है कि हमें प्लेन बिल्कुल ऐसा प्लेन जो हम कंसीडर करते हैं वो सेंट्रल कार्बन से पास कर रहा है। हाइड्रोजन और OH है वो तुम्हारी तरफ, और CHO और OH है वो तुमसे दूर। तो जो ये टुवार्ड्स यू जो ये एटम, ठीक है ना, अच्छे से समझ आ रहा है, करवा देना इसके, अच्छे से समझ आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सुजीत बिल्कुल ठीक है। तो टुवार्ड्स यू यानी कि तुम्हारी तरफ वाले को, क्योंकि मुझे इसे प्लस में लिखना होता है बेटा, तो यानी कि टुवार्ड्स यू को हम हॉरिजॉन्टल लिखते हैं। टुवार्ड्स यू को हम कहां लिखते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम इसको लिखते हैं, यानी कि जो ये हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल टुवार्ड्स यू को हम कहां लिखते हैं? हॉरिजॉन्टल लिखते हैं। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेज से। टुवार्ड्स यू मतलब क्या हुआ? हमारी तरफ, और उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखते हैं। एक्चुअल कंसेप्ट देखो अब यहाँ पे, उसको हम कहां लिखते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और OH है वो तुम्हें खुद की तरफ नजर आ रहा है, तो क्योंकि मुझे इसे प्लस फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा, तो सबसे पहले हम इसको, जो ये हॉरिजॉन्टल है, इसको हम कहां लिखेंगे? वेज पे लिखेंगे। वेज पे लिखेंगे तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन मेरा लेफ्ट में है, OH मेरा राइट में है, तो हाइड्रोजन है वो, सॉरी हाइड्रोजन है वो मैंने लेफ्ट में लिखा, OH है वो मैंने कहां रखा? राइट में रखा। तो ये हॉरिजॉन्टल पे मैंने हाइड्रोजन और OH है वो लिख दिया। देखो 3D मॉडल से किस तरीके से फिशर में हम कन्वर्ट करते हैं, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन देखो। अब उसके बाद में अवे फ्रॉम अस, यानी कि जो हमसे दूर होता है, दूर को हम डैश पे लिखते हैं। दूर को हम कहां लिखते हैं? डैश पे लिखते हैं। तो जो हमसे दूर है, ऊपर मुझे CHO नजर आ रहा है और नीचे मुझे क्या नजर आ रहा है बेटा? CH2OH नजर आ रहा है। ऊपर मुझे क्या नजर आ रहा है? CHO, और नीचे मुझे क्या नजर आ रहा है? CH2OH। अब देखो, अब हमें ये वेजडेस भी नहीं चाहिए, अब इसी को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि थी हमारी ये अबव बिलो वाली, और इसको हमने कहां पे कन्वर्ट कर दिया? प्लस में कन्वर्ट कर दिया। एक्चुअल कंसेप्ट की किस तरीके से हम उस मॉलिक्यूल को इमेजिन करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब कोई बच्चा अगर इसी चीज को यहां से देख रहा है, यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसे CHO और OH है वो उसकी तरफ दिखाई देंगे, हाइड्रोजन और CH2OH है वो उससे दूर दिखाई देंगे। अगर कोई यहां से इमेजिनेशन कर रहा है तो उसको अपनी तरफ दिखाई देने वाले अलग होंगे। कोई यहां नीचे से इमेजिन कर रहा है तो उसकी तरफ नजर दिखाई देने वाले वो क्या होंगे बेटा? डिफरेंट होंगे। तो वो सारा खेल हमारा इमेजिनेशन का है कि हम उस मॉलिक्यूल को किस तरीके से इमेजिन कर रहे हैं। एक ही मॉलिक्यूल को हम बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं बेटा। एक ही मॉलिक्यूल को हम इस प्लस फॉर्म में बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं। आई बात समझ में नहीं आई? अब देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज अवर हाइड्रोजन OH। फॉर एग्जाम्पल ये क्या था बेटा? मेरा वेजडेस था अबव द प्लेन, और यहां पे क्या है? बिलो द प्लेन। ABCD ये क्या था? यहाँ पे वेजडेस था। ठीक है, वेजडेस था, जिसमें हम क्या कंसीडर करते हैं? ये जो कार्बन C और D है, मतलब इसको कंसीडर कैसे करते हैं बेटा? वेजडेस को देखने का तरीका क्या होता है कि ये वाले जो 3 एटम है वो आपको प्लेन में नजर आएंगे। ये वाले जो 3 एटम है वो आपको प्लेन में नजर आएंगे, और ये आउट ऑफ द प्लेन, मतलब प्लेन के बाहर, दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों क्या नजर आएंगे? आउट ऑफ प्लेन। एक प्लेन के बाहर, एक प्लेन के बाहर और एक प्लेन के पीछे। अब वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्लेन कंसीडर कर रहे हैं। तो बेटा ये वेजडेस को सोचने का तरीका था कि वेजडेस फॉर्म का मतलब ही ये होगा कि इस तरीके से हमें उस मॉलिक्यूल को सोचना है, इस तरीके से हमें उस मॉलिक्यूल को सोचना है बेटा।
अब यहीं पे क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, जब आपने देखा होगा तो 3D में ये जो मॉलिक्यूल है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है ना, 3D में जो मॉलिक्यूल है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ये पीछे पीछे मतलब इस तरीके से लिखा होता है। अब 3D में हमें नहीं पता कौन सा प्लेन होता है, ये इसके सोचने का तरीका होता है बेटा। अब इसी मॉलिक्यूल को हम फिशर में भी लिख सकते हैं। अब फिशर में हम कैसे लिखते हैं? फिशर में हमें यह देखना होता है कि कौन से दो बॉन्ड्स टुवार्ड्स यू आपकी तरफ है और कौन से बॉन्ड है वो अवे फ्रॉम अस है, अवे फ्रॉम यू है। बस ये देखना होता है कि कौन से दो सब्स्टिट्यूएंट हमारी तरफ है और कौन से दो सब्स्टिट्यूएंट हमसे दूर है। जो हमारी तरफ होते हैं बेटा उसको हम हॉरिजॉन्टल वेज लाइन पे लिखते हैं और जो हमसे दूर होते हैं उनको हम किस पे लिखते हैं बेटा? डैश पे लिखते हैं। ये दोनों के दोनों किस पे होते हैं? टुवार्ड्स यू, यानी कि जो हमारी तरफ होते हैं इनको हम इस तरीके से लिखते हैं और जो ये पीछे की तरफ होते हैं दिस इज अवे फ्रॉम अस। ये क्या होता है बेटा? अवे फ्रॉम अस। ये हमसे क्या होते हैं? दूर होते हैं, अवे फ्रॉम अस। इसी को हम प्लस फॉर्म में इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा कंसेप्ट, यानी कि उस मॉलिक्यूल को 3D में इमेजिन करके हम उसको फिशर में कन्वर्ट करें। बट एग्जाम में हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता बेटा कि हम उसको 3D में अवे फ्रॉम अस दिखे, कहां से हम इसको इमेजिन करें, क्योंकि मॉलिक्यूल तो डायरेक्ट लिख के देगा। अब हमें अपना टाइम भी तो सेव करना है, हमें टाइम भी सेव करना है, हमें अपने क्वेश्चन भी सेव कर रहे हैं। ये तो हमने बेटा एक मॉलिक्यूल को अवे फ्रॉम, एक कार्बन के 4 सब्स्टिट्यूएंट्स को हमने इजिली कंसीडर कर लिया। दिस इज ऑल्सो 3D। हाँ बेटा रिशु, वेजडेस है वो आपका 3D होगा, बट एक्चुअली में ये है, बट ये वाली फॉर्म इसकी 2D होगी, ये वाली फॉर्म इसकी 2D होगी जब हम इसको प्लस में लिख देंगे। ठीक है रिशु। अब यहां पे हमारे पास में इतना टाइम नहीं है बेटा, क्योंकि अभी तक तो मेरे पास में एक कार्बन था, उसके 4 सब्स्टिट्यूएंट थे, बहुत इजीली हमने उसको कंसीडर कर लिया, बहुत इजीली हमने उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में लिख दिया। बट यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन भी इंक्रीज होंगे, 2 कार्बन भी हो सकते, 3 कार्बन भी, 4 कार्बन भी, 5 कार्बन भी। क्या हमारे लिए इतना इजी हो जाएगा कि टुवार्ड यू और अवे फ्रॉम यू लिख के और इसको हम फिशर में कन्वर्ट करें? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बेटा। तो यानी कि अगर मुझे यहां पे वेजडेस से फिशर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन फ्रॉम वेजडेस टू फिशर, इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट वेजडेस टू फिशर, तो मैं किस तरीके से कन्वर्ट करूंगी? वेजडेस का मतलब क्या हुआ बेटा? मॉलिक्यूल की 3D रिप्रेजेंटेशन, और फिशर रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल की 2D रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, 2D रिप्रेजेंटेशन। अगर मुझे वेजडेस से फिशर में कन्वर्ट करना है तो मैं किस तरीके से कन्वर्ट करूंगी? देखो, एग्जामिनर आपको इस तरीके से लिख के देगा, अबव द प्लेन OH, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन। बेटा यहां पे लेट्स सपोज यहां पे मेरे पास में CHO है और यहां पे क्या है? CH2OH है। ये किसके लिए है? एक कार्बन के लिए। ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है? वेजडेस। अब आपको यहां पे ये सीख लेना है कि ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है? वेजडेस रिप्रेजेंटेशन है। अब एक तो ऑप्शन ये कि आप इसको टुवार्ड्स यू और अवे फ्रॉम द यू कंसीडर करके करो, एक तो ऑप्शन ये कि आप इसको टुवार्ड्स यू और अवे फ्रॉम द यू कंसीडर करके करो। दूसरा ऑप्शन बेटा डायरेक्ट शॉर्टकट देखो, आपको यहां पे क्या करना है? इस मॉलिक्यूल को मैं यहां से इस मॉलिक्यूल को उठा रही हूं, इस मॉलिक्यूल को, एक मिनट रुको, कंसेप्ट अभी मैंने आपको समझा दिया, कंसेप्ट आपको समझने का था। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूं किस तरीके से हम वेजडेस से फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। ये मॉलिक्यूल है बेटा और ये क्या है? इसकी वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। अगर ये मॉलिक्यूल इस तरीके से है तो सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को इस फॉर्म में लेके आना है, अबव और बिलो, यानी कि इस फॉर्म में लेके आना है। यानी कि जो ये बॉन्ड आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं ना, इस बॉन्ड्स को घुमा के हमें या तो इस फॉर्म में लेके आना है या फिर वो इस फॉर्म में लेके आना, वो आपकी इच्छा है, आप किसी भी फॉर्म में लेके आ सकते हो। यानी कि इस मॉलिक्यूल को 90 डिग्री से रोटेट करना, 90 डिग्री से रोटेट करना। यानी कि या तो आप इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो, आपकी इच्छा है, या फिर आप इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज आप इसको रोटेट कर सकते हो। आपकी मर्जी है कि आप इसको 90 डिग्री इधर रोटेट करना चाहोगे या फिर आप इस 90 डिग्री इधर रोटेट करना चाहोगे। लेट्स सपोज कि मुझे यहां पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है बेटा,
और अगर मुझे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो मैं इसको कैसे रोटेट करूंगी? देखो सिर्फ मुझे इसको 90 डिग्री से घुमाना है। 90 डिग्री घुमाने का मतलब हो गया ये चीज, देखो ध्यान से, 90 डिग्री घुमाने का मतलब ये हो गया ये चीज कि मुझे क्या चाहिए कि जो ये CHO CH2OH वो इस तरीके से था ना, 90 डिग्री घुमा के मुझे इस फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि मुझे इसे फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। या तो एक तरीका कि आप टुवर्ड्स यू और अवे फ्रॉम द यू विजुअलाइज करो बहुत अच्छे से, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, क्योंकि बेटा विजुअलाइज करना एक कार्बन के लिए मेरे पास में पॉसिबल है, 2 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए, 5 कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो आप एक काम करो, अगर मॉलिक्यूल इस तरीके से है तो इसको 90 डिग्री रोटेट करो। जैसे ही बेटा आपने इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, ध्यान से सुनो, जैसे ही आपने इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो देखो क्या क्या चीजें ऊपर जा रही है। ऊपर आपका क्या आ रहा है? CHO, और नीचे क्या आ रहा है बेटा? CH2OH। बस इतना ध्यान रखना है। यानी कि जैसे ही मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट किया, 90 डिग्री रोटेट किया, सोचो मॉलिक्यूल ऐसे पड़ा हुआ था, 90 डिग्री मुझे इसको रोटेट करना है, ऊपर क्या चला गया? CHO, नीचे क्या आ गया? CH2OH। यानी कि यहां पे क्या गया? CHO, और नीचे क्या आया? CH2OH। चाहे आप क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, अबव द प्लेन रहेगा, बिलो द प्लेन रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नो चेंजेस इन, जैसे ही आपने रोटेट किया कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नो चेंजेस इन अबव एंड बिलो, अबव एंड बिलो, कोई चेंज नहीं आएंगे बेटा अबव और बिलो में। तो जो आपका अबव है वो अबव रहेगा, अबव क्या है यहाँ पे? OH, और जो आपका बिलो है वो कहाँ रहेगा? बिलो रहेगा। अब कई लोग बोलेंगे नहीं मैम, मैं तो इसको ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं। नहीं, ऐसे नहीं, मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूं। बेटा अगर आपने इसको ऐसे रोटेट किया तो ये बॉन्ड ऐसे आएंगे, CH2OH है वो ऊपर की तरफ, नीचे क्या आएगा? यहाँ पे CHO, जो अबव है वो अबव ही रहेगा और जो बिलो है वो बिलो ही रहेगा। अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन समझ लो एक बार, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन समझो एक बार। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है ये। अब देखो क्या मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, 90 डिग्री से रोटेट किया, और एंटी क्लॉकवाइज जब मैंने इसको रोटेट किया तो ऊपर क्या गया? CH2OH, और नीचे क्या गया है? CHO। यानी कि जो मॉलिक्यूल आपका नीचे की फॉर्म में है उस मॉलिक्यूल को हमें इस फॉर्म में लेके आना है। फॉर व्हाट? फॉर द फिशर कन्वर्जन। किसके लिए बेटा? फिशर में मुझे इसको कन्वर्ट करना है उसके लिए, और फिशर में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट आपको बता रही हूं मैं आपको, ठीक है। अब देखो यहां से, अब मुझे इसको फिशर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले, क्योंकि फिशर में कन्वर्ट करने का मतलब होता है प्लस, जो इसके टॉप में है उसको टॉप में लिखो, और जो इसके बॉटम में है वो इसको बॉटम में लिखो, CH2OH। ये होती है बेटा इसकी कैविटी, ये होती है इसकी कैविटी। अब यहां से देखो कैविटी कहां नजर आ रही है तुम्हें? लेफ्ट में, लेफ्ट में। अगर बेटा इसकी कैविटी तुम्हें लेफ्ट में नजर आ रही है, कैविटी अगर आपको लेफ्ट में नजर आ रही है तो लेफ्ट में ही जो ग्रुप आपका अबव द प्लेन है वो लेफ्ट में ही जाएगा। यानी कि अगर हम देखें यहां पे अगर हम देखें कैविटी मुझे कहां नजर आ रही है? लेफ्ट में, और लेफ्ट में अगर नजर आ रही है तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा? ये वाला। तो जो अबव द प्लेन है वो कहां जाएगा? लेफ्ट में, और जो बिलो द प्लेन है वो कहां जाएगा? राइट में। सेम चीज यहां पे देखो, अगर मुझे इसका फिशर कन्वर्ट करना है तो ऊपर क्या गया? CH2OH, और नीचे क्या आया बेटा? CHO। और ये जो कैविटी है वो कहां नजर आ रही है? ये मेरा हाथ देखो, कैविटी मुझे राइट में नजर आ रही है। राइट में कैविटी नजर आ रही है तो राइट में क्या जाएगा? अबव द प्लेन। कैविटी को अबव द प्लेन से रिलेट करना है, कैविटी को अबव द प्लेन वाले ग्रुप से रिलेट करना है, अबव ग्रुप से रिलेट करना है। तो यानी कि कैविटी अगर राइट में है तो अबव द प्लेन कहां जाएगा? राइट में, और बिलो द प्लेन क्या जाएगा? हाइड्रोजन में। ये और ये दोनों सेम है। कैसे? जब मैं इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगी तब आपको सेम बता के दिखाऊंगी। या तो आप इस मॉलिक्यूल को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो, या फिर आप इस मॉलिक्यूल को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो। एक बार दोबारा से देखो बेटा इसी चीज को, दोबारा से देखो इसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मॉलिक्यूल है मेरे पास में, ठीक है, यहां पे ये क्या था बेटा? CHO, यहां पे ये क्या है? CH2OH। यहां अबव द प्लेन हाइड्रोजन मैंने चेंज कर दिया, बिलो द प्लेन क्या है बेटा? OH। इसको मुझे फिशर में कन्वर्ट करना है। आपकी इच्छा है, आप इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट करना चाहो, या फिर आप इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना चाहो। लेट्स सपोज मैंने इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट कर लिया।
यानी कि इसमें मैं रोटेट करूंगी। बस आपको अपनी आंखों से ये देखना है कि अगर मैं इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करूंगी तो ये जो CHO है वो ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा ना बेटा, ये CHO ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा, CH2OH। अबाउ द प्लेन यहां पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन, और बिलो द प्लेन यहां पे क्या रहेगा बेटा, OH। अब आपको इसको फिशर में ही कन्वर्ट करना, फिशर में कन्वर्ट करना है तो प्लस लिखो, ऊपर क्या है बेटा CHO, नीचे क्या है CH2OH। उसके बाद में मुझे यहां पे हाइड्रोजन और OH का पोजीशन डिफाइन करनी है कि कौन सा राइट में और कौन सा लेफ्ट में। तो ध्यान से देखो, यहां पे इसकी जो कैविटी है, मैं सेंटर में खड़ी हूं, ये मेरा सेंटर है, ये कैविटी कहां है बेटा, लेफ्ट में, और लेफ्ट है वो किसको रिलेट करेगा, अबव वाले को। तो यानी कि जो अबव है वो कहां जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, यानी कि अबव है वो कहां जाएगा बेटा, लेफ्ट में जाएगा, और बिलो है वो कहां जाएगा, राइट में जाएगा। फिशर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के कुछ रूल्स होते हैं। जनरली जो एप्रोप्रिएट फिशर फॉर्म होती है ना, वो जो वहां पे लॉन्गेस्ट चेन बनाएगी वो कार्बन एटम्स की ही बनाएगी, लॉन्गेस्ट चेन बनाएगी ना हमेशा। फिशर फॉर्म में हमेशा देखना आप जैसे भी लिखा हो, अगर मान लो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 CH3 है, इधर फॉर एग्जाम्पल यहाँ हाइड्रोजन है बेटा, और यहाँ पे क्या है, OH है, और इसकी दूसरी एक और फिशर फॉर्म में यहाँ बना रही हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे CH2 CH3 रखा, यहाँ पे CH3 रखा, यहाँ पे H रखा, यहाँ पे OH रखा, है तो दोनों की दोनों ही फिशर फॉर्म, है तो दोनों की दोनों फिशर फॉर्म। बट जो हमारी मोस्ट एप्रोप्रिएट फिशर फॉर्म होती है ना, इन केस ऑफ मोस्ट एप्रोप्रिएट फिशर फॉर्म, कार्बन एटम प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल लाइन। जो कार्बन ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम है वो हम कहां लिखते हैं बेटा, वर्टिकल पे लिखते हैं। वो फिशर फॉर्म तो ये भी है बेटा और ये भी है, बट यहां पे मैं एक और लाइन लिख देती हूं कि इन मोस्ट एप्रोप्रिएट फिशर फॉर्म, इन मोस्ट एप्रोप्रिएट फिशर फॉर्म, इन मोस्ट एप्रोप्रिएट फिशर फॉर्म, कार्बन एटम present on vertical, it doesn't mean कि फिशर फॉर्म में कार्बन एटम ज्यादा हॉरिजॉन्टल पे नहीं हो सकते, हो सकते हैं, बट ज्यादा है वो कहां रहते हैं, वर्टिकल पे रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी किस केस में, मोस्ट एप्रोप्रिएट फिशर फॉर्म में बेटा, फिशर फॉर्म में दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फिशर फॉर्म। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से दे रखा हो हमें, यहां पे भी CH3, यहां पे भी CH3 बेटा, अबाउ द प्लेन यहां पे Cl और बिलो द प्लेन यहां पे हाइड्रोजन। मैम ये तो इसका 3D रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये तो हमारी वेज डिश फॉर्म है। अब वेज डिश फॉर्म से मुझे फिशर में कन्वर्ट करना होता है तो मुझे 90 डिग्री रोटेट करना होता है, मतलब जो मॉलिक्यूल के प्लेन इस तरीके से हैं उसको रोटेट करके मुझे ऐसे लेके आना होता है। बट अगर ये पहले से ही ऐसे है तो नो नीड ऑफ द रोटेशन, आप डायरेक्ट इसको फिशर में कन्वर्ट कर सकते हो, ऊपर भी CH3 और नीचे भी CH3। इसकी कैविटी देखो बेटा, कैविटी कहां है, लेफ्ट में, और लेफ्ट अब किसको रिलेट करेगा, अबाउ को। कैविटी किसको रिलेट करती है, अबाउ को, तो अबाउ वाला ग्रुप है वो कहां जाएगा हमारा, इधर, और ये हाइड्रोजन यहां पे। अब मुझे बताइए कि किस बच्चे को किस में दिक्कत है, किस में परेशानी है, क्या चीज आपको पूछनी है। क्योंकि बेटा देखो ये जो मॉलिक्यूल था, यानी कि एक्चुअली कंसेप्ट ऑफ द फिशर इज दिस वन, एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ द फिशर इज दिस वन, कि हमने फिशर कहां से आई, कहां से ये ओरिजिनेट हुई। बट ये हम सिर्फ 4 सब्स्टिट्यूएंट के लिए इमेजिनेशन कर सकते हैं, है ना, 4 सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, और मे बी किसी का इमेजिनेशन रॉन्ग हुआ तो फिर वहां से गड़बड़ हो जाएगी बेटा, फिर वहां से गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया, क्योंकि हमें पेपर में क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि पेपर में हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। यहां सिर्फ 1 कार्बन तक था, मान लो 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, तब इमेजिनेशन हमारी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, तब हमारी इमेजिनेशन है वो बेटा वो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो कंसेप्ट हमने सीख लिया, कंसेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट हमने सीख लिया। कंसेप्ट के स्टार्ट में वी हैव टू गो फॉर द स्मार्ट स्टडी ऑल्सो, स्मार्ट स्टडी के अकॉर्डिंग हम लोग किस तरीके से पेपर में सॉल्व करना है वो भी हमने सीख लिया। आई बात समझ में, दिस इज द कंसेप्ट एंड दिस इज द पेपर सॉल्विंग अप्रोच। आई बात समझ में या नहीं आई, बताइए जल्दी से, क्लियर, समझ में आ रहा है तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ? चलो मैं पूछ ही लेती हूँ तुमसे, मुझे मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तुम्हें, या फिर कुछ चेंजेस चाहिए? नहीं मैम ऐसे पढ़ा दो, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। यू कैन कन्वे बेटा, क्योंकि बात करने से, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि हमें पूरी ऑर्गेनिक के साथ में डील करना है, तुम्हें मुझसे ही पढ़ना है, तो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर अस कि अगर आप लोग मेरे साथ कंफर्टेबल हो तो, है ना। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कुछ तो यू कैन से,
कि नहीं मैम हमें समझ नहीं आ रहा है या फिर आप इस तरीके से करो, आई विल मॉडिफाई दैट थिंग। ठीक है, बताइए जल्दी से। अबव राइट कैविटी इज फॉर बिलो, लास्ट वाला अबव एंड राइट। अनामिका बेटा किसमें दिक्कत है, किसमें दिक्कत है, किसमें दिक्कत है लास्ट वाले में, कैविटी अबव बिलो ये वाला। बेटा कैविटी लेफ्ट है, लेफ्ट है तो जो अबव द प्लेन है वो आपका लेफ्ट रहेगा। मतलब क्या हुआ बेटा जहां पे आपकी कैविटी रहेगी, जहां आपकी कैविटी अगर राइट है तो अबव द प्लेन राइट, कैविटी अगर आपकी लेफ्ट है तो अबव द प्लेन लेफ्ट। तो कैविटी को मैंने अबव बिलो से रिलेट किया। ठीक है नामिका, ठीक है, कैविटी को मैंने अबव और बिलो से रिलेट किया, दैट्स इट। अनामिका का क्वेश्चन था ना आई थिंक। गुड बेटा, गुड गुड गुड। अनामिका का क्वेश्चन था ना, क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ पहले मुझे। फिकेशन मिल जाए या CSIR नेट फॉर्म आएंगे उसकी, हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा बेटा, क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है अनामिका, ओके। 2 क्लासेस आपकी बेसिक रहेंगी बेटा, ये जो 2 क्लासेस है 2 क्लासेस आपकी बेसिक रहेंगी। 2 क्लासेस से CSIR नेट में क्वेश्चन नहीं आता, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको आगे अपने आप समझ में आ जाएंगे। जब थोड़ा लेवल उठेगा ना, चीजों का लेवल उठना शुरू हो जाएगा, मतलब समझ जाना कि यहां से क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे हमारे CSIR नेट के। ठीक है, अभी हमारा बेसिक है, बस हमें ये छोटी मोटी चीजें समझनी, क्योंकि यहीं पे हम गलती करते हैं, यहीं पे हम गलतियां करते हैं, हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हमारा एग्जामिनर पूछता है फिर वो हमें नहीं आते। ये गलतियां करते हैं, हम कंसेप्ट नहीं समझते हैं। ठीक है, कंसेप्ट नहीं समझते हैं। लास्ट स्लाइड निकालो मैम। हाँ निकाल ली बेटा, लास्ट स्लाइड निकाल ली, क्या दिक्कत है इसमें बताओ। कैविटी लेफ्ट में है तो अबाउ द प्लेन लेफ्ट। इधर सुनो, इफ कैविटी, दिस इज द ट्रिक, कैविटी लेफ्ट में है तो अबाउ द प्लेन वाला ग्रुप, अबाउ द प्लेन वाला ग्रुप फिशर में लेफ्ट जाएगा, वाला ग्रुप फिशर में बेटा लेफ्ट जाएगा, फिशर में कहां जाएगा, लेफ्ट जाएगा। ठीक है, इफ कैविटी राइट है, इफ कैविटी राइट है, ये रूल है, इफ कैविटी राइट है अबाउ द प्लेन वाला ग्रुप, कैविटी को कौन रिलेट करेगा, अबाउ द प्लेन वाला ग्रुप। बेटा ये ट्रिक बनाया हुआ है किससे, हम जो ये और मतलब जो हम इमेजिनेशन करते हैं ना, अवे फ्रॉम द व्यूअर टुवर्ड्स द व्यूअर, उससे निकाला हुआ डायरेक्ट। ठीक है ना, उससे निकाला हुआ डायरेक्ट। अबाउ द प्लेन वाला ग्रुप राइट जाएगा, इतना ध्यान रखना है, वाला ग्रुप कहां जाएगा, राइट जाएगा। मॉलिक्यूल को हमें किस पोजीशन में लाना है, या तो इस पोजीशन में या ये इस पोजीशन में। अगर इस पोजीशन में दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज हमें रोटेट करना पड़ेगा उसको। कितने से रोटेट करना पड़ेगा बेटा, 90 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा, 90 डिग्री से वहां पे रोटेट करना पड़ेगा। ये ट्रिक है, हम एक्चुअली में मॉलिक्यूल को ऐसे 90 डिग्री से रोटेट नहीं करते हैं। ठीक है ना, वरना मॉलिक्यूल का पता नहीं फिर क्या ही हो जाएगा। हम एक्चुअली में मॉलिक्यूल को 90 डिग्री से रोटेट नहीं करते हैं, बस हमें यहाँ पे इसको फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट्स व्हाई आई डिड इट, दैट्स व्हाई आई डिड इट। समझ में आया, ये चीज थी बेटा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको समझा रही हूं, ये सारी चीजें हैं हमारे पास में। इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, एज इट इज आपका रेफरेंस किताब का। ठीक है ना, सुजीत बेटा एंटी क्लॉकवाइज में कैविटी देखो का है, कैविटी राइट में है तो अबाउ द प्लेन वाला राइट, कैविटी लेफ्ट में है तो अबाउ द प्लेन वाला लेफ्ट, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पे अगर हम देखें तो मुझे रोटेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मॉलिक्यूल को इस फॉर्म में दे रखा है। देखो ध्यान से, नो नीड ऑफ रोटेशन, कोई रोटेशन की जरूरत नहीं है। और देखो एग्जांपल इसके, मुझे यहां कोई रोटेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल इस फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, ऑलरेडी दे रखा है। तो यहां देखिए, अगर हम देखें तो कैविटी बेटा कहां है इसकी, लेफ्ट, तो अबाउ द प्लेन कहां जाएगा, लेफ्ट में। अबाउ द प्लेन कहां जाएगा, लेफ्ट में। कैविटी लेफ्ट है तो अबाउ द प्लेन लेफ्ट, कैविटी राइट है तो बेटा अबाउ द प्लेन राइट, कैविटी लेफ्ट अबाउ द प्लेन लेफ्ट, कैविटी राइट अबाउ द प्लेन राइट, दैट्स इट। कैविटी को रिलेट करना है।
तो यानी कि CHO तो मैंने यहां ऊपर लिख दिया, देखो CHO मैंने यहां ऊपर लिख दिया, CH2OH मैंने यहां नीचे लिख दिया। ओके, उसके बाद में बेटा अगर हम देखें, उसके बाद में अगर हम देखें तो यानी कि हाइड्रोजन है वो कहां जाएगा, लेफ्ट में, क्योंकि कैविटी कहां है बेटा, लेफ्ट में। OH कहां जाएगा, राइट में। ये कैसे लिखा हुआ है, इन्होंने ऑब्जर्व करा हुआ है, यानी कि ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, तब जाके इन्होंने ये दोनों H और हाइड्रोजन टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर है, CHO और CH2OH है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर आपका यहां बैठा हुआ है, फिर ऑब्जर्वर यहां चला गया, उसको लिखने वक्त इन्होंने देखा, ऑब्जर्वर ने, मेरे बाहर की तरफ हाइड्रोजन OH है, तो उसी तरीके से बाहर की तरफ क्या है क्या नहीं है, ऑब्जर्वर को वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद में उसको इस फिशर फॉर्म में लिखना पड़ता है, फिर इसमें, बट हमारे डायरेक्ट ट्रिक से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ये वाला। अगर आपको ऑब्जर्वर देखना है तो वो आपको इस तरीके से देखना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहां ऑब्जर्वर खड़ा हूं, देखो कंसेप्ट से भी समझो इसको, मैं यहां ऑब्जर्वर खड़ा हूं बेटा, मैं यहां ऑब्जर्वर खड़ा हूं, ये वाला CHO और CH2OH मैंने मुझसे दूर कंसीडर कर लिए, हाइड्रोजन और OH है वो मैंने अपने पास कंसीडर करिए, मैं इस तरीके से इस मॉलिक्यूल को देख रहा हूं, देखो यहां से मैं इस मॉलिक्यूल को देख रहा हूं। CHO और CH2OH को मैंने अवे कंसीडर कर लिया क्योंकि मैंने इसको डैश पे लिखा है, हाइड्रोजन और OH को मैंने अपनी पास कंसीडर करा, मतलब टुवार्ड्स मी। अब टुवार्ड्स मी भी बेटा आपको ये देखना है कि बाहर की तरफ कौन सा है, बाहर की तरफ है हाइड्रोजन, मतलब मेरे लेफ्ट की तरफ क्या है, हाइड्रोजन, और मेरे राइट की तरफ क्या है, OH है। लेफ्ट की तरफ हाइड्रोजन, राइट की तरफ OH, ऊपर CHO, नीचे CH2OH, और मुझे घूम के ऐसे लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन यहां, OH यहां, CHO ऊपर और CH2OH नीचे। तो देखो इस तरीके से हमारा एक्चुअल कंसेप्ट है। हाँ हाँ बिल्कुल, अफसाना फिशर में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 90 डिग्री से रोटेट करना है, मतलब आपका जो वो मॉलिक्यूल है वो इस फॉर्म में आ जाए बस, ठीक है। तो ये था। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन बाहर की तरफ ना जाके, हाइड्रोजन, अंशिका वो भी देखती हूँ बेटा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज वाला भी मैं देखती हूँ, ठीक है। अगर मान लो हाइड्रोजन आपका बाहर की तरफ ना जाके अंदर की तरफ हो, OH बाहर की तरफ हो, हाइड्रोजन इधर हो, तो OH यहां आएगा, हाइड्रोजन इधर आएगा, तो ये टोटली हमारी इमेजिनेशन है बेटा। अब किसको एंटी क्लॉकवाइज वाले में दिक्कत आ रही थी, रुको एक मिनट, किसको एंटी क्लॉकवाइज वाले में दिक्कत आ रही थी, इधर देखो, एंटी क्लॉकवाइज मैंने इसको घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज मैंने इसको घुमाया, तो एंटी क्लॉकवाइज ये होगी, CH2OH ऊपर, CHO नीचे, कैविटी बेटा राइट की साइड ही रहेगी, अबव और बिलो है वो सेम रहेगा, अबव और बिलो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है अंशिका। अब यहां पे कैविटी आपकी राइट आ चुकी है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, ऑटोमेटिकली समझो जब मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो कैविटी लेफ्ट थी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगी तो कैविटी कहां आएगी बेटा, राइट आएगी, अब और बिलो में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऊपर क्या है CH2OH, नीचे क्या है COH, वो भी तो चेंज होंगे, ऊपर मैंने लिखा CH2OH, नीचे मैंने लिखा क्या है यहाँ पे CHO। कैविटी कहां है बेटा, राइट है, राइट मेरा कौन सा हुआ, ये वाला, और कैविटी राइट है तो ये OH भी कहां जाएगा, राइट में ही तो जाएगा। अब बताओ अंशिका, आई थिंक आपको क्लियर नहीं हुआ, अब क्लियर हो गया या नहीं हुआ, बोलो जल्दी से फटाफट कमेंट करके, इज इट क्लियर और नॉट। क्लियर और नॉट। अब मुझे बताइए एंटी क्लॉकवाइज वाले में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, क्योंकि एक दो बच्चे एंटी क्लॉकवाइज लेके कंफ्यूज हो रहे थे, बोलो जल्दी। अब आगे चलूं मैं, शुड आई मूव अहेड, गुड, चलिए बेटा आगे चलिए, ठीक है, समझ गए इस चीज को, ओके गुड। अब देखो बेटा फिशर फॉर्म में रोटेशंस भी होते हैं, रुको रुको, रोटेशंस बाद में कराऊंगी, पहले मुझे यहाँ पे आपको कुछ कन्वर्जन्स देने हैं, क्वेश्चन दे रही हूँ, कन्वर्जन्स करने हैं हमें, ठीक है।
आप कैसे भी रोटेट कर लो बेटा, मारवी कैसे भी रोटेट कर लो आप। ये ट्रिक है सुजीत, इसमें आपको 90 डिग्री लेके आना है, क्योंकि हम जो ट्रिक अप्लाई करते हैं वो इस फॉर्म में करते हैं या फिर इस फॉर्म में करते हैं। अगर मॉलिक्यूल आपको इस फॉर्म में दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज अगर वो इस फॉर्म में दे रखा है तो जब आप इसको 90 से रोटेट करोगे तभी जाके तो वो उस फॉर्म में आएगा ना, इसलिए हमने उसको 90 डिग्री से रोटेट किया। बेटा वो क्लॉकवाइज में भी नहीं होगी पोजीशन चेंज, अबव का आपका अबव रहेगा, बिलो का आपका बिलो रहेगा, वो पोजीशन चेंज ही नहीं होगी। ठीक है, देखो अब करो फटाफट। मैम सेकेंड मॉलिक्यूल में डैश पे क्लोरीन है, क्लोरीन है हर्षता, क्लोरीन है। सब लोग करो और मुझे बताओ कि क्या तुम्हें समझ में आया नहीं आया, और डन लिखो सब लोग, और जिसको दिक्कत हो वो मुझे बताओ, सॉल्यूशन यहीं करा दूंगी मैं इनके। जल्दी फटाफट बताओ और डन लिखो सब लोग, जितने बच्चे लाइव है सब लोग डन लिखो, और थोड़ी सी मेहनत शुरू कर दो। ठीक है, कल आपको इनकी डीपीपीज आ जाएगी कन्वर्जन की, वो डीपीपी को सॉल्व करनी है आपको फिर। जिसका हो जाए डन लिखो, फिर मुझसे समझ लेना। क्लियर क्लियर क्लियर, डन डन। डन, ओके। देखो बेटा, सबसे पहले अब जिसको समझ नहीं आया, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि इफ अगर आपके पास में इस फॉर्म में नहीं है तो हमें 90 डिग्रीज को रोटेट करना पड़ेगा। देखो आपकी इच्छा है, आप इसको क्लॉकवाइज करना चाहो या एंटी क्लॉकवाइज करना चाहो। देखो अब मैं करवाते करवाते मेरा फ्लो बन गया कि मैं जनरली क्लॉकवाइज ही रोटेट करके चलती हूँ, है ना, तो मैं उसको ना क्लॉकवाइज ही रोटेट करूंगी। ओके, क्योंकि वो मेरा फ्लो बन गया है भाई अभी क्लॉकवाइज वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हमने इसको रोटेट करा, CHO ऊपर गया बेटा, CH2OH नीचे गया। मैंने आपको पहले भी बोला था अबव बिलो है वो चेंज नहीं होंगे, जो अबव है वो अबव रहेगा, जो बिलो है वो बिलो रहेगा। और जो हमारी कैविटी मुझे नजर आ रही है, ये जो कैविटी है वो कहां आ रही है बेटा, लेफ्ट में नजर आ रही है। कैविटी इज ऑन द लेफ्ट, तो लेफ्ट में कौन जाएगा, अबव वाला जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, कैविटी को रिलेट करना है अबव से। कैविटी अगर लेफ्ट में है तो अबव वाला ही लेफ्ट जाएगा, कैविटी अगर राइट में है तो राइट वाला ही अबव जाएगा, मतलब अबव वाला ही राइट जाएगा। तो इसको लिख दो यहां से फिशर फॉर्म में, ऊपर क्या है बेटा CHO, नीचे क्या है CH2OH। कैविटी लेफ्ट में। अब आप ये देखो मेरा लेफ्ट कौन सा है, क्योंकि मैं इस मॉलिक्यूल को यहां से देख रही हूं, तो मेरा लेफ्ट है ये वाला, तो I इधर आएगा और BR इधर आएगा। ठीक है, आगे चलिए इसको रोटेट करो। 90 डिग्री से मैंने इसको रोटेट किया, जैसे ही मैंने इसको रोटेट करा तो ET ऊपर BR नीचे, जो अबव है वो अबव रहेगा और जो बिलो है वो बिलो रहेगा बेटा। अब देखो यहां से कैविटी कहां है, लेफ्ट में है,
तो लेफ्ट में कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, और इथाइल कहां जाएगा, राइट में। ऊपर क्या है बेटा, इथाइल, और नीचे क्या है यहाँ पे Br। तो ये है इसकी फिशर रिप्रेजेंटेशन, है ना। आई इज ऑन द लेफ्ट, बिल्कुल बेटा। आगे चलिए, अब क्या मुझे इस तीसरे वाले को रोटेट करने की जरूरत है, अब ध्यान से सोचो। यानी कि यहाँ पे क्या मुझे इस थर्ड वन को 90 डिग्री से रोटेट करने की जरूरत है या नहीं है, ये बताओ जल्दी से। जल्दी से मुझे यहां बताओ कि थर्ड वन को 90 डिग्री से इसको रोटेट करने की जरूरत है या नहीं है। 90 डिग्री से मुझे इसको रोटेट करने की जरूरत है या नहीं है, बोलो भाई। क्या मुझे यहां पे 90 डिग्री से इसको रोटेट कर, मैम 2 में Br कहां है बेटा, 2 में Br ये नीचे है, इधर देखो। अच्छा 2 में Br नहीं है क्या, सॉरी सॉरी, मिथाइल है, मिथाइल है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मिथाइल है बेटा, मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है। इधर क्या है, क्लोरीन है, हमने उल्टा कर दिया। बिलो द प्लेन यहाँ पे क्या था, क्लोरीन था, तो क्लोरीन इधर आएगा। सो सॉरी, सो सॉरी। बस बस, अब मैंने ही तो सिखाया है, बस बस, अब मैंने ही तो सिखाया है। नो 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 नो, गुड। सो हमें यहाँ रोटेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब मुझे रोटेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो बस आप कैविटी देख लो। कैविटी कहाँ है, लेफ्ट। तो अबव द प्लेन कहाँ जाएगा, लेफ्ट, और ये कहाँ जाएगा, राइट। Cl फ्लोरीन, ऊपर क्या गया बेटा, CH3, और नीचे क्या गया बेटा, यहाँ पे CH3। यहाँ पे भी मुझे रोटेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, वही लिखा है अनामिका, वही लिखा है। ऊपर देखो, ऊपर क्या है बेटा, यहाँ पे CHO, नीचे क्या है बेटा, यहाँ पे CH2OH है। ठीक है, अब देखो लेफ्ट में इसकी कैविटी है, तो अबाउ द प्लेन, यानी कि I लेफ्ट में और CH3 इधर। अभी तक मैंने सिर्फ एक कार्बन का सिखाया, अब मैं आपको 2 कार्बन का भी सिखाऊंगी, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम ना, तो कल सिखाऊंगी 2 कार्बन का किस तरीके से करना है। इसको बस एकदम टिप्स पे होनी चाहिए ये चीज कि ये हमारा ट्रिक है, सिर्फ और सिर्फ हम रोटेशन के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। एक्चुअल कंसेप्ट इज टुवर्ड्स द व्यूअर और अवे फ्रॉम द व्यूअर। इफ यू वांट कि 2D में मैम हमें 2 कार्बन के भी बता दो किस तरीके से आप देखते हो, अवे फ्रॉम द व्यूअर और बिलो फ्रॉम द व्यूअर, तो कल की क्लास में बेटा वो भी ले आऊंगी, आपके मॉडल्स ले आऊंगी, आपके 2D वाले। ठीक है ना, 2D वाले मॉडल्स ले आऊंगी। आई बात समझ में, 2D वाले हम उसमें आपके मॉडल्स ले आऊंगे। अब देखो ध्यान से, जनरली हम जो रोटेशंस करते हैं ना, जनरली हम रोटेशंस इन द फिशर फॉर्म, रोटेशन इन द फिशर फॉर्म, एक ही कार्बन की मैं आपको बता रही हूं, 2 कार्बन की कल बताऊंगी। ठीक है, यानी कि फिशर फॉर्म में बेटा रोटेशन भी करते हैं, रोटेशन इन फिशर फॉर्म, रोटेशन इन फिशर फॉर्म। अब इसका मतलब क्या है, फिशर फॉर्म, इसका मतलब क्या है, क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया कुछ इस तरीके से, यहां पे मुझे दे दिया CH और यहां पे दे दिया CH2OH, और यहां पे क्या है बेटा, हाइड्रोजन, इधर क्या है OH, और एक मॉलिक्यूल मुझे ये वाला दे दिया कि इन्होंने लिख दिया CH2OH, यहां पे लिख दिया CHO, इधर लिख दिया OH, और यहां पे लिख दिया बेटा हाइड्रोजन। मैम यहां देखो, आपको ये 2 मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं बेटा, दोनों में, चारों में सब्स्टिट्यूएंट सेम है, ध्यान से देखो, CHO, हाइड्रोजन, OH, CH2OH, दूसरे वाले में भी बिल्कुल सेम है। मैम ये फिशर फॉर्म ही है, हाँ बेटा दोनों की फिशर फॉर्म ही है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये अलग अलग है या सेम है, तो बेटा जो हमारे पास में फिशर फॉर्म है वहां पे भी हम रोटेशंस कर सकते हैं मॉलिक्यूल के, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, रोटेशंस कर सकते हैं मॉलिक्यूल के। बट जो हमने शॉर्टकट में 90 डिग्री रोटेशन करा था ना, वो तो क्या था, फिशर में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम फिशर में कन्वर्ट कर चुके हैं मॉलिक्यूल को, और फिशर में कन्वर्ट करके उस मॉलिक्यूल को वो क्या क्या कर सकती है, क्या क्या वहां पे हमें दिख सकता है, वो हमें देखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे देखूं कि यहां पे हम रोटेशन कर सकते हैं, किस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, और वो रोटेशन बेटा विद इन द प्लेन ही होगा, वो रोटेशन आपका कहां होगा, विद इन द प्लेन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विद इन द प्लेन, एक ही प्लेन में इस मॉलिक्यूल को मैं इस तरीके से घुमा सकती हूँ। ये मॉलिक्यूल अगर मैंने इस तरीके से घुमाया, मतलब मैंने इसको 90 डिग्री से रोटेट करा। अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को बिल्कुल ऐसे अपोजिट कर दिया, तो मतलब मैंने इसको 180 डिग्री से रोटेट किया। अगर मैं फिर से इधर कर देती हूं, तो मतलब 360 डिग्री से। तो यहां पे फिशर फॉर्म में रोटेशंस अलाउड होते हैं। अब वो रोटेशन कौन कौन से हो सकते हैं वो हम देख रहे हैं, वो रोटेशन कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, वो हम देख रहे हैं। लेट्स सपोज
सबसे पहले मैंने ये वाली मेरे पास में फिशर फॉर्म थी, इसको मैंने 90 डिग्री से रोटेट किया, यानी कि 90 डिग्री इन प्लेन ही करना है बेटा, क्योंकि फिशर फॉर्म इज ऑल अबाउट 2D। ये 2D है, फिशर फॉर्म इज ऑल अबाउट द 2D है, मतलब एक ही प्लेन को हमें यहाँ पे कंसीडर करना है, उस प्लेन से हमें बाहर नहीं जाना है, तो जो रोटेशन होंगे वो भी आपके प्लेन में ही होंगे। तो यानी कि इन प्लेन रोटेशन ऑफ फिशर फॉर्म, इन प्लेन रोटेशन ऑफ फिशर फॉर्म, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 90 डिग्री से इसे रोटेट करा। जैसे ही मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करूंगी तो कहां जाएगा बेटा, 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि उसे जो एंगल कवर करना है वो 90 डिग्री का करना है। ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल, उसे मतलब पूरा मॉलिक्यूल रोटेट होगा और जो एंगल इसे कवर करना है वो कितने का करना है, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का। तो ये होगा 90 डिग्री का। अगर बेटा मैंने इस मॉलिक्यूल को 90 डिग्री रोटेट करा तो CHO कहां जाएगा, OH की जगह पे। OH कहां जाएगा बेटा, CHO यहां आएगा, CHO है वो यहां आएगा, ठीक है। OH कहां आएगा, इस CH2OH की जगह पे, क्योंकि OH का जब OH CH2OH की जगह पे आएगा तब उसका 90 डिग्री का एंगल होगा। CH2OH कहां जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहां जाएगा, CHO की जगह पे। तो ये होगा उसका 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के एंगल में मॉलिक्यूल ये वाला होगा, और जब भी आप मॉलिक्यूल को 90 डिग्री के एंगल में रोटेट करोगे, ये और ये दोनों के दोनों क्या हो चुके होंगे, डिफरेंट हो चुके होंगे। ये दोनों मॉलिक्यूल जब भी आप इसको 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये दोनों डिफरेंट होंगे। डिफरेंट होंगे मतलब कि अब वो सेम मॉलिक्यूल नहीं बचेगा, सेम मॉलिक्यूल वो रहा ही नहीं, वो डिफरेंट हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है। यानी कि जब भी आप चारों के चारों की पोजीशन चेंज करोगे तो चारों के चारों की पोजीशन चेंज करना इज नॉट अलाउड। क्यों, क्योंकि वो मॉलिक्यूल डिफरेंट हो चुका होगा। यानी कि मैं यहां से ये बोलूंगी कि 90 डिग्री रोटेशन इन फिशर फॉर्म इज नॉट अलाउड। 90 डिग्री रोटेशन इन फिशर फॉर्म इज नॉट अलाउड, इन फिशर फॉर्म इज नॉट अलाउड, फिशर फॉर्म इज नॉट अलाउड। यानी कि 90 डिग्री रोटेशन इस फिशर फॉर्म इज नॉट अलाउड। क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट आएंगे बेटा, और डिफरेंट जनरली आप इसको RS से भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं, बट डेफिनेटली दीज आर द डिफरेंट। 90 डिग्री रोटेशन इन फिशर फॉर्म इज नॉट अलाउड। अच्छा मैम आगे बेटा, जब मैंने इसको 80 डिग्री से रोटेट किया, जैसे ही आपने 80 डिग्री से रोटेट किया, 180 डिग्री का एंगल देखो, जब ये CHO कहां जाएगा, CH2OH पे, तभी ये 180 डिग्री का एंगल कवर करेगा, और CH2OH कहां जाएगा, CHO की जगह पे। 180 डिग्री का एंगल कवर कराना है। OH कहां जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पे, हाइड्रोजन कहां जाएगा, OH की जगह पे, तभी मेरा 180 डिग्री का एंगल कवर होगा। तो यानी कि जब मैंने मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट किया, ये दोनों के दोनों हमें मिले बेटा यहाँ पे सेम, हमें यहाँ पे क्या मिले, सेम मिले। यानी कि मैं यहां से ये बोल सकती हूं कि 180 डिग्री रोटेशन इन फिशर फॉर्म, इन प्लेन, प्लेन में ही करना है बेटा, इन प्लेन 180 डिग्री रोटेशन इन फिशर फॉर्म इज अलाउड, फिशर फॉर्म इज अलाउड, इज अलाउड। और जनरली बेटा हम चेंज भी कर सकते हैं, जनरली हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने CHO करा, इधर क्या करा, हाइड्रोजन OH, और यहां पे क्या करा, CH2OH। अगर मैंने चारों को इंटरचेंज किया तो मतलब वो क्या था बेटा, 90 डिग्री रोटेशन। 90 डिग्री रोटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब आप चारों को इंटरचेंज नहीं कर सकते कि ये यहां पे, ये यहां पे, ये यहां पे, ये यहां पे। अगर आपने कर दिया तो मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, डिफरेंट, मॉलिक्यूल क्या होगा, डिफरेंट। मतलब चारों की पोजीशन हम लोग चेंज नहीं कर सकते, 4 चेंज यहां पे अलाउड नहीं है। अंशिका पोजीशन चेंज हो गई बेटा, बट वो सेम ही है, और वो हम कैसे पता करते हैं, वो हम RS से कॉन्फ़िगरेशन से पता करते हैं। 180 डिग्री का जो चेंज होने के बाद में आएगा वो सेम आएगा, वो हम कैसे पता करते हैं, RS से। जब मैं आपको RS पढ़ाऊंगी तब देख लेना, बिल्कुल सेम ही मॉलिक्यूल है वो, ठीक है। तो यानी कि यहां पे ये जो मॉलिक्यूल है वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 चेंज किए, 2 चेंज कैसे, यहां हाइड्रोजन, यहां CH2OH। बेटा ये कुछ चीजें हमारी मतलब कुछ चीजें बिल्कुल डिटेल में स्टडी करके ही ये रिजल्ट्स आए, डिटेल में स्टडी करके ही ये हमारे रिजल्ट्स आए हैं कि कौन सा चेंज होगा, कौन सा चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 1 इंटरचेंज किया, 1 इंटरचेंज मैंने यहां से किया कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल को आपस में चेंज कर दिया, CHO को OH की जगह पे और OH को CHO की जगह पे। तो यानी कि यहां पे OH आया, यहां पे CHO आया, इधर क्या आया, हाइड्रोजन, और यहां पे क्या आया, CH2OH। तो ये चेंज इज नॉट अलाउड। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल
कि कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगी, वो इसका आइसोमर बन जाएगा, वो इसका आइसोमर बन जाएगा। लेकिन वर्टिकल पे वर्टिकल आएगा, हॉरिजॉन्टल पे हॉरिजॉन्टल, इसीलिए सेम है। हाँ, हर्ष ने अंशिका का आंसर दिया। तो बेटा यहां से एक इंटरचेंज है वो अलाउड नहीं है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक साथ 3 मॉलिक्यूल को लेके चेंज करते हो, CH2OH, ये इसका क्या बन गया, आइसोमर। वहां से चेंज करोगे तो वो उसका आइसोमर बन जाएगा, सेम नहीं रहेगा। अगर आपने CHO की OH की जगह, OH को हाइड्रोजन की जगह और हाइड्रोजन को CHO की जगह, मैंने कितने इंटरचेंज किए बेटा, यहां से 2 इंटरचेंज किए, 2 बार इंटरचेंज किया है। एक बार CHO-OH का मतलब कि 2 बार कैसे कि यानी कि यहां से CHO-OH की जगह, OH हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन CHO की जगह। जब हम 3 को लेके एक बार यहां पे इंटरचेंज करेंगे ना, इन तीनों को लेके आपस में इंटरचेंज करेंगे, वो आपका अलाउड होगा। क्यों अलाउड होगा? क्योंकि यहां से जो आपका मॉलिक्यूल मिलेगा हमें, OH इधर, हाइड्रोजन इधर, CHO इधर और CH2OH, वो कोई इसका आइसोमर नहीं होगा, वो सेम ही होगा, वो सेम ही होगा। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, फिशर फॉर्म में आप या तो 180 डिग्री से रोटेशन कर सकते हो तो मॉलिक्यूल आपका सेम ही आएगा, कोई उसका आइसोमर नहीं बनेगा, या फिर आप 3 मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करके 3 में चेंज कर सकते हो। 4 में अगर आपने चेंज किया तो मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जाएगा, आइसोमर बन जाएगा उसको। मैम नोट करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज। ठीक है मिस टू बेटा, आई विल गिव, ठीक है, डोंट वरी, कल बिल्कुल दूंगी आपको, ठीक है। आज के लिए थोड़ा मैनेज कर लो। अगर बेटा मैंने यहां से 2 3 को लेके चेंज किया तो ये और ये है वो सेम होगा, मतलब ये वाला जो इंटरचेंज है वो हमारा अलाउड होगा, ये वाला इंटरचेंज है वो हमारा अलाउड होगा। और ज्यादा हम कैसे निकाल सकते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन से हम इसको निकाल सकते हैं। और ज्यादा हम किसको निकाल सकते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन को, मतलब इसका चेंज करने के बाद कोई आइसोमर नहीं बनेगा। अब एग्जामिनर है वो चेंज करके कैसे भी मॉलिक्यूल को दे सकता है, बट हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन से चेन से उसका आइसोमर बन जाएगा और कौन से उसका आइसोमर नहीं बनेगा, ठीक है। मैम 2 इंटरचेंज कैसे सेम है बेटा, जब हम CHO से OH गए, OH से हाइड्रोजन गए, हाइड्रोजन से यहाँ CHO गए, तो 2 इंटरचेंज है, ये सेम है। आप इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन जब मैं आपको निकालना सिखाऊंगी ना, मॉलिक्यूल सेम है या डिफरेंट है या उसके आइसोमर है, तो जनरली हम या तो उसकी मिरर इमेजेस से निकालते हैं बेटा प्रीति, या फिर हम उसके आरएस कॉन्फ़िगरेशन से निकालते हैं। तो जब मैं उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगी तो ऊपर वाले सेंटर का और नीचे वाले सेंटर का सेम आएगा, तब हमें पता लगता है प्रीति कि ये वाला सेम है। अभी के लिए मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि कौन कौन से चेंजेस हैं वो हम कर सकते हैं, किस तरीके से हम फिशर फॉर्म में बेटा रोटेशन कर सकते हैं। अभी सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि ये वाला हमारा अलाउड होता है, ये वाला हमारा अलाउड नहीं होता है, और सारे के सारे चेंज करना इज नॉट अलाउड, सिर्फ एक अलाउड है। यहाँ पे 180 डिग्री रोटेट कर दिया मॉलिक्यूल को, इट इज अलाउड। अगर आपने 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो मॉलिक्यूल विल बी द डिफरेंट, मतलब उसका आइसोमर आ जाएगा, इट इज नॉट अलाउड। उसके बाद हमने यहाँ पे फिशर फॉर्म की चीजें देखी हैं कि किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करते हैं। कल की क्लास में बेटा मैं 2 कार्बन की फिशर फॉर्म है वो देखूंगी, और उसके बाद न्यूमन और सोहोर्स हम करेंगे। कल ये रिप्रेजेंटेशन हमारे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी शुरू करेंगे, फिर आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। 3 इंटरचेंज है मैम ललिता बेटा, अरे मतलब एक तरीके से 3 एटम्स को लेके चेंज हमने वहां पे करा। क्या बताऊं रेहान, क्या बताऊं, अब बताओ क्या क्वेश्चन है। ठीक है ललिता, 3 एटम्स को लेके हमने चेंज करा। ओके प्रीति, 3 एटम को एक साथ लेके हमने उसको चेंज कर दिया। समरी में आज की क्लास में हमने वेज डैश देखा है। आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क सिर्फ इतना है कि जो आपको पढ़ाया है वो जस्ट आपके टिप्स पे होना चाहिए। और बेटा हमने फिशर देखा है, ठीक है, दैट्स इट। वेज डैश देखा है और फिशर देखा है। होमवर्क में आज आपको कुछ नहीं दे रही हूं, सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स ही दे रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स ही दे रही हूँ। अच्छा लगा स्टीरियो पढ़ के? भाई स्टीरियो ऑनलाइन में पढ़ाना ही अपने आप में एक टास्क है। ऑनलाइन में क्या, कहीं पे भी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द 3D इमेजिनेशन, मतलब अपना इमेजिनेशन बच्चों को इमेजिन करवाना बहुत डिफिकल्ट सा है। बट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा तुम्हें पढ़ा के। अच्छे बच्चे हो, ऐसे ही पढ़ते रहो शांति से, बिल्कुल ठीक है, बिना टीचर को परेशान किए। अच्छा लगेगा तुम्हें, बहुत सारी चीजें करा दूंगी। ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो एक्स्ट्रा क्लास लेके एक्स्ट्रा चीजें भी करा दूंगी, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा करा दूंगी। ओके
मेरा बैकलॉग हो गया, आज मेरा फर्स्ट डे। शिवानी तो आज मेरा भी फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर लो, बाकी जो हो गए उसको कर लेना, ठीक है। आज मेरा भी तुम्हारी क्लास में फर्स्ट डे है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका भी फर्स्ट डे है तो मेरा भी फर्स्ट डे है। राहुल बेटा ये कन्फर्ट और ये मॉडल है वो मैं आपको उसमें गेट में पढ़ाऊंगी, गेट क्वालिफाई कितने नंबर पे होता है और क्या इससे अलॉट हो जाएगी पीएचडी के लिए। बेटा गेट क्वालिफाई तो हो जाता है बट अलग अलग मतलब इंटरव्यू के लिए भी आपको बुला लेता है, और पीएचडी फिर आपको डिपेंड करेगी कि आपका इंटरव्यू कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी, इंटरव्यू पे टोटली बेस्ड रहेगी, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके, गुड गुड, किया है तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पर सच में समझ आया, ठीक है, ओके ओके, बाय बाय, बाय बाय बेटा। बेटा मेरा तो फर्स्ट ही लेक्चर है, ठीक है, अब स्टीरियो से बैकलॉग मत करना, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएगी। कंटिन्यू लेक्चर होंगे अब मेरे आपकी क्लास में जब तक हमारी खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। अब जो भी हो गया है टाइम निकाल के उसको कर लेना, बट अभी से बैकलॉग मत करना बेटा, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, ओके। अभी कोई बैकलॉग नहीं, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।